मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, उससे संबंधित आपके सामने ये कंप्लीट एक मास्टर क्लास होने वाली है। क्या होने वाली है? मास्टर क्लास होने वाली है। इसमें आपके जितने भी यूनिट है सबका रिविजन मैं आपको करवाने वाला हूँ। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे आपको करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्री में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? फ्री में मिल जाएगी। और फ्री में कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे उसी को मिलेगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। क्या करेगा? जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा उसको ये पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब करोगे तब आपके सामने पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई। अगर आप ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन एमडीसी लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो फाइल वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना। आपके सामने पॉलिटिकल साइंस, क्या पॉलिटिकल साइंस जैसे सर्च करोगे आपके सामने पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर एमडीसी के नाम से पीडीएफ होगी। इस पे क्लिक कर लेना और फिर पूरी पीडीएफ पढ़ लेना। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब ये पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। दोनों को एक जगह कर दिया, समझ में आ गया? तो इसलिए क्या राजनीति पर पूर्ण रूप से बात नहीं हो पाई, ज्यादातर चीजें धर्म की ओर झुकाव पर रही। तो इनके द्वारा जो कृति लिखी गई है पॉलिटिक्स, उसमें किसकी बात की गई है? राज्य, संविधान और क्रांति जैसे विषयों की बात की गई है। तो इनके द्वारा जो पॉलिटिक्स नामक जो कृति लिखी गई, किताब लिखी गई, उसमें राज्य की बात की गई, संविधान और क्रांति जैसी चीज़ों की बात की गई है। अरस्तु के राज्य में संविधान में परिवर्तन के रूप में देखा गया वह राज्य को संतुलन से उत्पन्न होता था। तो अरस्तु ने क्या बताया कि क्रांति के बारे में इन्होंने ज़्यादातर अपने विचार रखे, क्योंकि प्रश्न क्रांति से संबंधित है। तो इन्होंने क्या कहा, क्रांति क्या होती है? आपका जो संविधान है या फिर पहले से जो परंपरागत जो समाज है उसमें बदलाव को इन्होंने क्या कहा? क्रांति के नाम से जाना जाता है। और वो क्रांति क्यों उत्पन्न होती है समाज में? वो इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि राजनीतिक असंतुलन देखने को मिलता है। मतलब क्यों? वो सीधी सीधी बात है, लोगों की कोई इच्छा ही वह पूरी को नहीं हो रही, एक कारण समाज में क्रांति देखने मिली। जैसे आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। तो युवा एक जगह इकट्ठा होकर क्या करें, कोई प्रकार की क्रांति उत्पन्न कर दी। तो बात क्यों ये? क्योंकि बेरोजगारी है वह बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, जनता संतुष्ट को नहीं सरकार का फैसला से। अगला क्या है? अरस्तु के अनुसार क्रांति के मुख्य कारण क्या होते हैं? तो अरस्तु ने क्या बताया, क्रांति के होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं? पहला कारण होता है असमानता और अन्याय। मतलब जब थाना भी बेरा कोई भी क्रांति थारा घर में, एक छोटी सी बात देखो, ते दो भाई हो, है ना, एक भाई ने 10 बीघा जमीन दे दी, एक ने 5 बीघा जमीन दे दी, है ना। तो दूसरे वाला क्या करेगा? लड़ाई करेगा, क्रांति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके साथ क्या है? असमानता हुई है। तो यही है, जब समाज के किसी वर्ग के साथ अन्याय होता है, समान के अवसर नहीं मिलते हैं, तो उसको असंतोष उत्पन्न होता है। तो समाज का कोई भी तबका जिसको लगता है कि मुझसे ज़्यादा फायदा किसी और समाज को मिल रहा है, किसी और धर्म को मिल रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो कितने दिन वो सहेंगे? एक ना एक दिन उनके सहने की लिमिट है वो खत्म हो जाएगी और वो क्या करेंगे? क्रांति का मार्ग अपना लेंगे। तो समाज में पहली बार क्रांति होने के पीछे कारण क्या होता है? असमानता व अन्याय। क्या कहाँ पर लोगों है उनके साथ अन्याय देखने को मिलता है, तभी आपके सामने जो क्रांति है वो होती है। अगला क्या? संपत्ति और धन में असमानता। आपको पता है भाई, ज़्यादा आदमी ने અહીંયા महसूस हो गया कि यो आदमी काल तक मेरा बराबर था और यो मेहनत भी कौन करी, फिर भी मेरे इतना आगे निकल गो, है ना, और बहुत ज़्यादा अमीर है, यो ही सारा फायदा उठा रहा है, मैं मेहनत कर रही हूँ और फिर भी इतना ज़्यादा मन फायदा कौन मिला, तो भी क्या होगी? क्रांति देखने मिलेगी। तो अमीर और गरीब के बीच में जब खाई बढ़ती है तब सामाजिक तनाव और विद्रोह की स्थिति बनती है, क्योंकि ईर्ष्या होना किसी भी व्यक्ति का एक सामान्य मनोभाव है ना। तो यही होता है, जब अमीर और गरीब लोगों के बीच में बहुत बड़ी खाई देखने को मिल जाती है तो समाज में वो किसका रूप ले लेती है? क्रांति का रूप ले लेती है। अगला क्या? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत स्वार्थ। तो कुछ लोगों में क्या होता है, आपके सामने सत्ता पाने की तीव्र इच्छा होती है। भाई कई लोगों के कि सत्ता राजनीति मानने को बहुत चाव है और उनके लिए सबसे सरल मार्ग क्यों है? क्रांति का माध्यम से। क्रांति का माध्यम से वह क्या है? बहुत आसानी से नेता बन सके हैं। अगला क्या है? राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असमानता।
तो काफ़ी बार क्या होती है शासक जो आज के समय इटली की क्रांति हो गई, फ्रांस की क्रांति हो गई, जितनी भी हमारे समाज में क्रांति देखी, चाहे चीन की क्रांति हो गई, उसमें क्या चीज़ कॉमन थी कि आपके सामने जो समाज में इतनी बड़ी क्रांति देखने को मिली? क्या चीज़ मुख्य थी? शासन वर्ग का भ्रष्ट होना। मतलब जो शासन वर्ग था उससे जो लोगों की उम्मीद थी वो लोगों को उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहा था, बल्कि उम्मीद लोग हैं वो परेशानियों से गुजर रहे थे और शासक क्या कर रहा था? वहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त था या भोग विलासिता में लिप्त था। उससे क्या हो गया? जनता की समस्याओं को अनदेखा कर दिया। उसने क्या किया भाई? जनता की जो समस्याएं थी उनका ध्यान नहीं रखा और वो अपने मजे में मस्त रहा। जो पीछे से जो लोग थे उसके नीचे जो काम करते थे उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया। तो लोगों को ये लगा कि हम तो परेशानी झेल रहे हैं और ये अपने सुख में मजे ले रहे हैं, तो इसको क्या हटा देना चाहिए। इसीलिए क्रांति समाज में देखने को मिलती है। अगला क्या? संविधान का उल्लंघन। जब संविधान में नियमों का पालन नहीं होता तो उन्हें जबरन बदला जाता है। तो जब जनता की किसी विषय पर मांग होती है और उस मांग को बदला नहीं जाता तो क्या किया जाता है आपके सामने? उसके फिर उसको बदलवाने के लिए क्या देखी जाती है? समाज में क्रांति की जाती है। और इससे क्या होता है? ये एक तरीका होता है जिससे जनता अपना असंतोष है वो व्यक्त करती है। तो यही है जब संविधान में जो नियम बनाए जाते हैं उनको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं बदला जाए और तो उन्हें जनता के द्वारा जबरन रूप से बदला जाता है और इसी तरीके से जनता क्या करती है? अपना असंतोष व्यक्त करने का कार्य करती है। अगले वाला पॉइंट है जातीय व वर्ग संघर्ष। तो जातीय और वर्ग संघर्ष क्या होता है? विभिन्न जाति धर्म या वर्गों के बीच में जो संघर्ष भी क्रांति को जन्म देता है। तो अलग अलग प्रकार के जो जाति हो गए, धर्म हो गया या वर्ग हो गए, उनके बीच में अगर कोई दंगा फसाद देखने को मिल रहा है, उनके बीच में अगर कोई लड़ाई दिख रही है कोई विषय को लेकर, तब भी क्या समाज में क्रांति देखने को मिलती है। जैसे आपके सामने जो नाजियों की क्रांति, जो इजराइल और गाजा का जो युद्ध है वो इसी चीज़ पे, नस्लवाद पे ही डिपेंड करता है। समझ में आ गया ना आपको? और जो आपके सामने शिया और सुन्नी की जो लड़ाई आपको देखने को मिलती है मुस्लिम वर्ग में, वो किसके? आपके सामने धर्म, जो जाति आधारित या धर्म आधारित लड़ाई के ऊपर ये लड़ाइयाँ निर्भर करती हैं और ये दुनिया में सबसे प्रमुख लड़ाइयों में से हैं। ऐसे नहीं कि छोटी मोटी कोई वर्ग की लड़ाई है, बहुत प्रमुख रूप से आते हैं इन लड़ाइयों को। अगला क्या? क्रांति से बचने के अरस्तू के उपाय। तो राजा को क्रांतियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकता है? पहला है मध्यम वर्ग को सशक्त बनाए। तो अरस्तु ने पहले क्या बताया कि जो मिडिल क्लास है, समाज का एक ऐसा वर्ग जो क्रांति कर सकता है, जिसके पास आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसमें आज के समय अपना भारत में जो मध्यम वर्ग दबता जा रहा है ना, इसी तरीके से क्या बताया अरस्तु ने? अगर आपको क्रांति से बचना है तो क्या करना है? मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उसको क्या स्थिर बनाना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए? उसे कहा कि संतुलन इसी वर्ग से आता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा वर्ग कौन सा होता है? मध्यम वर्ग। अमीर लोग भी बहुत कम होते हैं, गरीब लोग भी बहुत कम होते हैं, मध्य वर्ग है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर वो वर्ग सशक्त हो गया तो इससे क्या है? क्रांति आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपके सामने क्रांति करने की संभावना इसी वर्ग के सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्या? असमानता और न्याय की स्थापना। तो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि सभी व्यक्तियों के लिए आप क्या करो? आपके जो अधिकार हैं वो सबके लिए सम्मान करो। भाई राजा उसको ऐसा होना चाहिए कि चाहे उसका बेटा हो, चाहे जनता, चाहे किसी एक आम नागरिक का बेटा हो, न्याय है वो सभी के लिए सम्मान होना चाहिए। अगर उसके बेटे ने भी गलती की है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, अगर कोई एक आम व्यक्ति के बेटे ने गलती की है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। तो इससे क्या जनता में एक सकारात्मक संदेश जाता है, जनता के अंदर ये पहल जाती है कि उसने तो अपने बेटे तक को नहीं बख्शा तो हमें क्यों बख्शेगा। हमें क्या रहना चाहिए? न्यायपूर्ण या उचित ढंग से कार्य करना चाहिए। इससे एक क्या है? एक तो जो समाज होता है उसमें न्याय रहता है, दूसरा जो अधिकार है वो सभी लोगों को ये महसूस नहीं हो पाता है कि हम कम है या हम ज़्यादा हैं। अगले वाला पॉइंट है कानून की पालना करना। तो शासक वर्ग को भी कानून के अधीन होना चाहिए, जहाँ कानून सर्वोच्च होता है। तो क्या है? जो शासक वर्ग होता है उसको भी क्या करना चाहिए? उसको कानून के अनुपालना करनी चाहिए। मतलब राजा है वो ऐसे नहीं है कि जनता पर तो कानून थोप दिए लेकिन खुद कानूनों को बिल्कुल भी नहीं मानता। ऐसा राजा थोड़े दिन टिकता है। राजा, अगर आप राजा हो या शासक हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कानून के नियमों को मानना ही पड़ेगा। आप सबसे पहले नींव डालते हो उन कानूनों की, फिर वो आगे जाकर जनता में स्थापित हो पाते हैं। अगला है क्या? संविधान की सम्मान देना। तो संविधान में बार बार परिवर्तन नहीं हो, यदि हो तो जनहित में हो। तो अगर जो संविधान में आपको अगर बदलाव करना है तो आप अपने फायदे के लिए नहीं करें। किसके लिए होने चाहिए? वो जनहित के लिए होने चाहिए।
जो भी संविधान में बदलाव देखने को मिले, जो भी जनता में बदलाव देखने को मिले, वो किसके लिए हो? जनता के लिए, हित के हो। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, समाज में लोगों की आदत होती है, वो क्या है, बदलाव को जल्दी से सह नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आप बदलाव करते हो संविधान में या किसी भी प्रक्रिया में, तो उसको इसीलिए करो ताकि जनता के लिए हित में हो, जनता का बहुत बड़ा वर्ग वो उस बदलाव को चाहता हो, इसलिए क्या वो सहजता से उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे। अगले वाला पॉइंट क्या? शिक्षा का प्रसार करना। अरस्तु ने शिक्षा को राजनीतिक अस्थिरता का माध्यम माना। शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों कर्तव्य को बेहतर ढंग से समझते हैं। तो आपके सामने अरस्तु ने क्या कहा? अगर आपको क्रांति को स्थापित करना है तो आपको क्या करना है? शिक्षा जनता में पहुंचा देनी है। क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति होंगे समाज में तो वो क्या करेंगे? वो ढोंग में या फिर कोई आदमी उनको राजनीतिक फायदे के लिए बहला फुसला नहीं सकता है। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, झूठी क्रांति की रचना कर देते हैं। इंसान, कोई शासक बढ़िया काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसके खिलाफ राजनीतिक विरोध के लिए क्या कर लेते हैं? समाज के कुछ लोग हैं जिनको इतने ज्ञान नहीं होता है, कम शिक्षित होते हैं, उनको बहलाना फुसलाना आसान होता है, इसलिए वो क्या कर देते हैं? उन लोगों को बहला फुसलाकर क्रांति का रूप दे देते हैं। इसलिए समाज में जितने ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे उतनी ही क्रांति क्या होगी? कम देखने को मिलती है। अगला पॉइंट क्या? शासक का नैतिक आचरण। तो शासक का नैतिक व जनसेवी होना जरूरी है। भाई नेता हो सकता है कि समाज में काफ़ी बार समय शासक का अच्छा है, बुरा है, जो वक्त है वो भी बुरा आ सकता है, अच्छा आ सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है? जो शासक अगर हमेशा जनता के बीच में रहेगा, जनता की बातों को सुनेगा और नैतिक आचरण करेगा, भाई कम से कम वही है ना कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए, जनता के बीच में उसकी स्वीकृति भी होनी चाहिए। तो यही है, जनता के बीच में अगर शासक रहेगा, जनता की सेवा करता हुआ दिखाई देगा और नैतिक तरीके से चलेगा तो क्या होगा? जनता उसको स्वीकार करेगी। जैसे कोरोना का समय आया था, कोई भी शासक है अगर वो क्या जनता के बीच में रहता, अगर कार्य करता है ऐसे समय में, तो क्या होती है? जनता कहती है कोई बात नहीं, बुरा वक्त तो देखो आता रहता है, उसके हाथ में भी नहीं था ये सब चीज़ें, लेकिन उसने अपने तरीके से पूर्ण रूप से प्रयास किया, इसलिए क्या जनता की स्वीकृति देखने को मिलती है इस चीज़ में। निष्कर्ष की बात करें, अरस्तु ने क्रांति को राज्य का एक खतरा माना है। तो अरस्तु ने क्या कहा? क्रांति है वो एक राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है और इसके कारणों को समझकर संतुलन और स्थायित्व को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। तो अरस्तु ने क्या क्या बताया? अरस्तु ने कहा क्रांति है वो किसी भी समाज के लिए और किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। हमें इसके कारणों को समझकर क्या करना चाहिए? इसमें संतुलन और स्थायित्व को लागू करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि कोई भी शासक है उसके राज्य में कम से कम क्रांति देखने को मिले। अगर क्रांति होगी तो उसका शासन है वो डुलेगा। उनका मानना था यदि न्याय, असमानता और संविधान का पालन हो तो क्रांति की संभावना समाप्त हो सकती है। तो उन्होंने क्या माना था? यदि न्याय, समानता और संविधान का, अगर संविधान का पालन किया जाए, न्याय को माना जाए और समानता से रहा जाए तो क्रांति है उसकी संभावना बहुत कम देखने को मिलती है। आज भी अरस्तु के विचार में लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक असंतुलन और सुधार के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं। तो अरस्तु ने क्या कहा कि लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक संतुलन और सुधार के लिए क्या किया जाता है? प्रासंगिक माने जाते हैं। तो यही है, आज के समय भी अगर अरस्तु के विचारों को पढ़ें तो आपको पता भाई थे इतनी चीज़ पढ़ी। कोई क्रांति, अगर कोई भी समाज में कोई राज्य में क्रांति क्यों है, यही तो कारण होगा पीछे। तो यही बात है कि अरस्तु जो विचार दिया वह आज का समय भी प्रासंगिक है, चाहे वो बहुत आज से कम में बहुत साल पहले यह चीज़ लिखी है, लेकिन वह चीज़ आज भी प्रासंगिक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो कोई भी फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। धन्यवाद। करके खरीद लिया करो। पहला है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है? जैसा आपको नाम है सामाजिक अनुबंध करना, तो जो लोगों का सरकार के साथ जो अनुबंध होता है, भाई सरकार का, जनता का जो सरकार के साथ क्या रिश्ता होता है उसके बारे में इस सिद्धांत में बताया गया है कि जनता और सरकार के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मानव समाज और राज्य निर्माण लोगों के आपसी अनुभव के माध्यम से जुड़ा होता है। तो इसमें क्या बताया है? सरकार है और मानव समाज है, लोगों का जो व्यवहार है और जो सरकार है उसका जो व्यवहार है, जो अनुबंध है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या है? आपस में आपसी अनुबंध से एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है। इन तीनों के सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिए गए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी।
थॉमस होब्स के द्वारा दिया गया, जॉन लॉक के द्वारा दिया गया और जॉन जैक रूसो के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। तो तीन अलग अलग व्यक्तित्व ने इसको तीन अलग अलग तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया है। पहले बात करते हैं अपन थॉमस होब्स की। तो थॉमस होब्स ने क्या बताया, इन्होंने किस कृति में इस चीज को बताया, इन्होंने जो लेवाइथन जो कृति है थॉमस होब्स के द्वारा, लेवाइथन कृति में सबसे पहले इन्होंने इस चीज को बताया है। इन्होंने क्या बताया थॉमस होब्स ने कि मानव का स्वभाव कैसा होता है, भाई कोई भी मानव है उसका स्वभाव कैसा होता है, वो हमेशा स्वार्थी, हिंसक और लालची होता है। देखो इन्होंने ना इंसान को ना एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि इंसान के जो नेगेटिव पहलू होता है, जो गलत पहलू होता है, नकारात्मक पहलू को दर्शाया अपनी किताब के अंदर। किताब का क्या नाम था, लेवाइथन। समझ में आ गया। इन्होंने सकारात्मकता की बात नहीं की, इंसान के नकारात्मक पहलू की बात की है। तो इन्होंने कैसा बताया इंसान का स्वभाव कैसा होता है, इंसान एक स्वार्थी स्वभाव का होता है, हिंसक रहता है और लालची उसका व्यवहार रहता है। समझ में आ गया। क्यों भाई, कोई भी व्यक्ति हो, थारे अंदर भी स्वार्थ है, थाना भी अगर लड़ाई करने को मौका मिले थे भी लड़ाई कर लियो, और जो लालच है वो हर व्यक्ति के अंदर व्याप्त तो रहता ही रहता है। तो यही है, इसने ये बताया कि इंसान का जो व्यवहार है वो लालची, स्वार्थ और हिंसक रहता है। प्राकृतिक अवस्था मतलब कोई भी इंसान है वो समाज में किस तरीके से रहता है, स्टेट ऑफ मैन कैसी होती है, व्यक्ति के स्वभाव कैसा होता है। तो कैसा क्या बताया उसने, मैन इज ए वुल्फ टू मैन, मतलब इंसान, व्यक्ति, मानव एक दूसरे मानव का क्या होता है, भेड़िए की तरह होता है। मतलब मानव है, जो इंसान है वो आपस में कैसे रहते हैं, भेड़िए की तरह रहते हैं। क्यों, भेड़िए आपस में क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे पर लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे के प्रति हिंसक रहते हैं। जब भी एक दूसरे के लिए मौका मिले उनको चालाकी से हरा कर क्या कर सकते हैं, अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो यही है, इसमें क्या बताया गया, प्राकृतिक अवस्था में क्या बताया गया कि सभी है वो एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो जो आपके सामने जो जॉन लॉक है उन्होंने क्या बताया, इंसान को कैसा बताया, एक वुल्फ की तरह, भेड़िए की तरह बताया, और क्या कहा कि सभी एक दूसरे के शत्रु की तरह रहते हैं। अगला क्या है, इन्होंने जीवन नष्टि, भ्रष्टि और शोट होता है। इन्होंने जीवन को कैसा बताया, जीवन है ना छोटो वह है तो बुलबुले की तरफ फूटने वाला होता है। समझ में आ गया। तो इसने जीवन को कैसा बताया कि जीवन छोटा सा होता है और कभी भी खत्म हो सकता है। इंसान को नष्टि, भ्रष्टि एंड शोट, तो ये इंग्लिश में लिखे हुए सब, तो आप इंग्लिश में लिखे होगे तो और ज्यादा फायदा रहेगा आपको। अनुबंध की बात करें, सरकार के बीच में और जनता के बीच में कैसा अनुबंध होता है, इसके बारे में बात करें। लोग अपनी सारी स्वतंत्रता एक शक्तिशाली शासक को दे देते हैं। तो आपको पता है शासन कैसा होता है कोई भी राज्य में, तो जो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी जितनी भी, लोगों के पास जितनी भी शक्तियां होती है वो क्या कर देते हैं, एक शासक को दे देते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति को सौंप देते हैं, और वही क्या करता है, उन सब पर क्या करता है, पूरा का पूरा राज करने का कार्य करता है। शासक को असीमित सत्ता प्राप्त हो जाती है। तो इस चीज से क्या हो जाता है, जो भी शासक है उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां वो मिल जाती हैं, वो असीमित हो जाता है। क्यों, सारी की सारी शक्ति उन्हीं दे दी, तो क्यों जगो, अब ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं हो जाएगा। तो इसने जो जॉन लॉक के द्वारा कैसे, थॉमस होब्स के द्वारा कैसे जो अनुबंध की बात की गई थी, एक तरफा अनुबंध की बात की गई थी। एक तरफा अनुबंध कैसा होता है, जिसमें राजा शक्तिशाली होगा और जनता है वो शक्तिशाली बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसने आपके सामने कैसे अनुबंध की बात करी है कि ऐसे अनुबंध की बात करिए जहाँ राजा सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रजा बस उसकी सिर्फ बात मानने को लगी हुई है। और इसने क्या बताया है कि जहाँ पर राजा को सारी स्वतंत्रता दे दी गई है। राज्य का स्वरूप कैसा होगा, होब्स के अनुसार तानाशाही। तो भाई ऐसा ऐसा राज्य कहाँ देखने को मिलता है जहाँ पर जनता के पास शक्तियां नहीं रहती और राजा के पास सारी शक्तियां रहती हैं। कौन सा होता है वो, तानाशाही तरीका होता है। तानाशाही तरीके में तो राजा के पास सारी शक्ति होती है। भाई किम जोन है, सारी सारी शक्तियों के नहीं ना, बया कह देना कि ना थान ये आदमी नटाना तो वो नटा दे, मारना चाहो तो मार दे, जिंदा रखना चाहो जिंदा रख दे। समझ में आ गया ना आपको। तो यही है, तानाशाही रूप होता है ऐसा जहाँ पर सबसे ज्यादा शक्तियां देखने को मिलती हैं राजा के पास। इन ऐसे राज्य में क्या रहती है, हमेशा शांति और सुरक्षा के लिए शक्तिशाली सरकार अनिवार्य है। अगर कोई भी तानाशाही सरकार है तो आपको पता है, जैसे वो राजा खत्म हो जाएगा और वो राजा इतना शक्तिशाली नहीं रहेगा, तो क्या शांति और सुरक्षा के लिए आपको एक और शक्तिशाली राजा की जरूरत पड़ेगी। क्यों, जनता वो पहले से क्रांति करने के लिए तैयार रहती है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया, अगर समाज में शांति स्थापित करना चाहते हो तो एक ताकतवर और शक्तिशाली राजा का होना भी आवश्यक बताया। अगर नहीं होगा ऐसा तो क्या हो जाएगा, तो समाज में असुरक्षा फैल जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, थॉमस होब के अनुसार तो जनता को कोई लेनो देनो हो ही कोई नहीं राज्य में, वो सारी शक्ति किन दी, राजा ने देती। दूसरी बात क्या है, वो इंसान का जो नेगेटिव पहलू है, नकारात्मक पहलुआ की बात करिए थॉमस होब, क्या को बतायो, हिंसक बतायो इंसान ने,
कोई स्वार्थी बताया और लालची के रूप में बताया। दूसरा उसको क्या बताया, उसने बताया कि सभी लोग होते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के शत्रु रहते हैं। तो मनुष्य ही मनुष्य का क्या रहता है, शत्रु रहता है। उसने किससे तुलना की है, एक वोल्फ की तरह, भेड़िए की रूप में इंसान की तुलना की। इसने जीवन कैसा बताया, नष्टि भ्रष्टि और सोट बताया है जीवन को। अब जॉन लॉक की बात करें, जॉन लॉक के द्वारा क्या सिद्धांत दिए गए थे, इनकी कृति का क्या नाम था, कृति का नाम था टू ट्रेटिज ऑफ गवर्नमेंट। तो दो सरकारों के बीच में संबंध नामक इन्होंने दो किताब लिखी। इन्होंने क्या बताया, मानव का स्वभाव कैसा होता है। अब संधि के कोई भी दो लोगों के बीच में संधि हो रही है, तो संधि कब होती है, जब एक दूसरा में बने जाना, तो संधि उसका है ना, यदि तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो उसका है। तो यही है, इन्होंने क्या बताया, मानव का स्वभाव कैसा होता है, सरकारी, विवेकशील और नैतिक होता है। कैसा होता है, इंसान वो एक दूसरे के प्रति विवेक से, संस्कारों से और सहकारी मतलब एक दूसरे के साथ संयोजन के साथ, दोस्ती के व्यवहार के साथ समाज चलता है। प्राकृतिक अवस्था की बात करें, स्वतंत्रता और समानता होती है। तो इन्होंने कैसी बात की है कि समाज में हमें क्या देखने को मिलती है, लोगों के बीच में स्वतंत्रता और समानता, लोग एक दूसरे के व्यवहार को सम्मान करते हैं, एक दूसरे को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। लेकिन न्याय की रक्षा के लिए सरकार की आवश्यकता है। तो इसने क्या कहा है कि जनता वो एक दूसरे के साथ सही तो रहती है, समानता भी देखने को मिलती है, स्वतंत्रता भी देखने को मिलती है, लेकिन अगर समाज में आपको न्याय चाहिए तो सरकार का होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक। अगर सरकार नहीं होगी तो आपको कहीं ना कहीं अराजकता, अन्याय और आपको क्या है, एक दूसरे के प्रति कटु व्यवहार भी देखने को मिल सकता है। अनुबंध की बातें करें, कुछ लोग अधिकार त्यागते हैं न्याय करने के लिए। कुछ लोग क्या है, अपने अधिकारों को अपने अधिकारों को त्याग कर किसी को दे देते हैं, सरकार को दे देते हैं, ताकि क्या हो जाए, ताकि जो और जनता उसके साथ न्याय हो सके। जैसे एक बात बताओ, आपके पास है ना, आपके पास आप महीने के 35 लाख रुपए कमाते हो और सरकार पे आपको 30% क्या लेती है, आपसे इनकम टैक्स लेती है। तो आपने क्या किया भैया, आप मेहनत करके आपने कमाया पैसा, तो लेकिन आप क्यों दो सरकार को, तो क्यों देना, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, कुछ अपने अधिकारों को त्याग कर, जो और जनता है जो उन पैसे को नहीं कमा पा रही है, जो इतनी काबिल नहीं है, ईश्वर ने उसको इतना देनदारी नहीं दी है, तो उसको क्या, उसको सरकार वो अपने पास लेकर उन जन कल्याण के लिए उस पैसे को लगा सके। समझ में आ गया आपको, ये नियम ये बात कहता है। सरकार जनता की सहमति से बनती है। तो इन्होंने क्या माना है, इन्होंने होब्स के विपरीत अपने विचार रखे। इन्होंने क्या कहा, जनता जो सरकार है वो कैसे बनती है, सरकार है वो जनता की सहमति से बनती है। तो सरकार बनाने के लिए आपको सबसे जरूरी पहलू क्या है, आपको जो जनता है उसकी सहमति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या है, जो संबंध जनता और सरकार के बीच में कैसा संबंध देखने को मिलता है, द्विपक्षीय संबंध वो देखने को मिलता है, टू साइडेड, मतलब एक तरफा सिस्टम नहीं हो सकता, दोनों तरफ से आपके बीच में लोगों में क्या होना पड़, क्या होता है, दोनों तरफ से लोगों के बीच में सहमति होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से, मतलब लोकतांत्रिक सरकार की इन्होंने बात की, दो तरफा व्यवहार वहीं तो होता है जनता और सरकार के बीच में। राज्य का स्वरूप कैसा बताया इन्होंने, लोकतांत्रिक और संवैधानिक। तो जनता का स्वरूप कैसा है, राज्य का स्वरूप कैसा है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक सरकार है वो देखने को मिलती है। और क्या कहा इन्होंने, क्योंकि दोनों तरफ का वही होता है, यदि सरकार अनुभव तो तो विद्रोह का अधिकार जनता का है। भाई जनता अगर अपने अधिकार त्याग कर किसी एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति दे रही है, अगर वो सही से कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, जनता उसका विद्रोह भी कर सकती है, जनता उसको हटा भी सकती है। तो इनके जो विचार थे आपके सामने, जॉन लॉक के, इनके कैसे विचार थे, इन्होंने इंसान के जो सकारात्मक पहलू को दिखाया। इन्होंने क्या बताया कि मानव का स्वभाव कैसा होता है, सहकारी होता है, विवेकशील, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और नैतिकतापूर्ण अपने जीवन को जीते हैं। समझ में आ गया। इन्होंने क्या कहा, लोग है वो न्याय की रक्षा भी करते हैं, लेकिन न्याय की रक्षा के लिए आपको क्या करना है, सरकार की आवश्यकता होती है। कुछ लोग अपने अधिकारों को त्यागते हैं, सरकार जनता की सहमति से बनती है, और दोनों के बीच में संबंध कैसा होता है, टू साइडेड संबंध होता है। समझ में आ गया। और इन्होंने किस प्रकार के सरकार की बात की, लोकतांत्रिक सरकार है उसकी बात की। अब बात करेंगे जॉन जैक रूसो की। तो जॉन जैक रूसो ने क्या बताया आपके सामने, इन्होंने कौन सी कृति लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक कृति लिखी गई। तो इनके द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो कृति है वो लिखी गई है। इसमें मानव के जो स्वभाव होता है उसको कैसा बताया गया, एकदम सरल, शांति प्रिय व स्वतंत्र। तो इन्होंने मानव को कैसा बताया, जॉन जैक रूसो ने बताया है कि मानव का व्यवहार कैसा होता है, एकदम सरल होता है, पानी की तरह, शांति प्रिय, मतलब एकदम शांति से रहना विश्वास रखते हैं, और स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे के प्रति। तो इन्होंने क्या बताया, इंसान का व्यवहार एकदम सरल होगा, शांति प्रिय होगा, और स्वतंत्रता उनके बीच में देखने को मिलेगी। प्राकृतिक अवस्था की बात करें, सुखी और स्वतंत्र जीवन। तो ये कैसा जीवन जीते हैं आपके सामने, सुखी जीवन जीते हैं और स्वतंत्र जीवन जीने में विश्वास रखते हैं।
समझ में आ गया? जनता कैसा जीवन जीना चाहती है? जनता उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि वो सुखी जीवन मिले उन्हें और स्वतंत्रतापूर्ण वो जीवन को जी सके। लेकिन संपत्ति के आगमन से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आपको पता है इंसान लड़ाई कब करता है भाई? गरीब रहते हैं तब तो सभी मिलजुल कर रहते हैं। दिक्कत कहाँ हो जाती है? जहाँ पर इंसान के पास पैसा आने लग जाता है। जैसे पैसा आने लग जाता है, लोगों को एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना आनी शुरू हो जाती है और उसमें क्या असमानता आनी शुरू हो जाती है। अनुबंध की बात करें, सभी लोग मिलकर समूह की इच्छा जर्नल विल का निर्माण करते हैं। सभी लोग मिलकर क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ सामूहिक इच्छा, मतलब सभी लोगों की इच्छा होती है कि वो जनता सरकार का निर्माण कब होगा? जब सारे लोगों की सहमति होगी ना, तो उसी को इन्होंने वही सिद्धांत दिया है कि सभी लोगों की जब सामूहिक इच्छा होती है तो उसी चीज से क्या होता है? वो एक सरकार का निर्माण करते हैं। व्यक्ति अपने अधिकार समाज को सौंपते हैं। तो व्यक्ति अपने अधिकार किसको सौंपेंगे? समाज को सौंपने का कार्य करते हैं। अनुबंध के बाद में सभी नागरिक समान रूप से शासक और शासित होते हैं। तो जैसा ही अनुबंध चला जाता है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है, तो सभी शासक है वो समान रूप से शासक और शासित होते हैं। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तभी शासक, जैसे मान लो एक सरकार हट गई, जैसे भारत की बात करें, एक एमएलए था गांव में, एमएलए हो, चुनाव लड़िया कर तो 2-3 बार चुनाव लड़ो, कोई की कौन सुने दादा को जनता अगली बार हटा दियो। अब के बैठा है? सारी जनता के बीच में बैठा है, वो भी उठे को लेके बैठे रहे, 5 आदमी उठे को लेके बैठे नहीं। तो क्या होगा? या लोकतांत्रिक परंपरा में तो यह चीज देखने मिला है कि जय सत्ता से कोई व्यक्ति हटे तब शासक और जो शासक और शासित करने वाले दोनों व्यक्ति हैं वो एक समान हो जाते हैं। समझना कि नागरिक भी वह करेगा और एक राजा वो भी उस तरफ पे आके खड़े हो जाओगे। राज्य का स्वरूप कैसा बताया इन्होंने? तो इन्होंने भी लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की है। तो भारत में भी तो यही देखने को मिलता है, तो इन्होंने भी लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की है। और इन्होंने क्या कहा? सामूहिक इच्छा सर्वोपरि हुई है। तो इन्होंने क्या कहा? जो जनता की जो इच्छा है उसका हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए? उसकी हमेशा हमें कदर करनी चाहिए। इन्होंने क्या माना है कि सामूहिक इच्छा है ना, जो कोई भी व्यक्ति होती है उसकी सामूहिक इच्छा सबसे ज्यादा सर्वप्रिय होती है। तुलनात्मक श्रेणी की बात करें अपन, तुलनात्मक रूप से जो श्रेणी तीनों व्यक्ति की, तो तत्व की बात करें, मानव स्वभाव कैसा होता है आपके सामने होब्स के अनुसार। तो होब्स ने इंसान के जो व्यक्ति का स्वभाव होता है उसको कैसा, उसके नकारात्मक पहलू को दर्शाया है। तो इन्होंने क्या बताया? इंसान का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? स्वार्थी और हिंसक रूप होता है। तो इंसान का कैसा स्वभाव होता है? स्वार्थी और हिंसक रूप से देखने को मिलता है। जॉन लॉक ने क्या बताया? विवेकशील और नैतिक व्यवहार होता है। तो जॉन लॉक के अनुसार कोई भी व्यक्ति होता है उसका व्यवहार कैसा होता है? विवेकशील होता है और नैतिक व्यवहार आपको देखने को मिलता है। रूसो ने क्या बताया? व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? सरल व शांति प्रिय होता है। तो रूसो के अनुसार कैसा इंसान का व्यवहार? सरल देखने को मिलेगा और न्याय प्रिय है वो इंसान का व्यवहार है वो देखने को मिलता है। प्राकृतिक अवस्था की बात करें तो हॉब्स के अनुसार जो जनता है उसके बीच में जो आजरकता और संघर्षपूर्ण है वो व्यवहार आपको देखने को मिलता है। तो कैसे देखने को मिलता है? आपके सामने आजरकता और संघर्षपूर्ण व्यवहार है वो देखने को मिलता है। लोक के अनुसार स्वतंत्र और न्याय विहीन समाज आपको देखने को मिलता है। तो कैसा देखने को मिलता है? समाज कैसा होना चाहिए? जॉन लॉक के अनुसार स्वतंत्र होना चाहिए और न्याय विहीन, मतलब ऐसा है जहां पर क्या न्याय नहीं देखने को मिलता है, और न्याय है वो कौन करती है? सरकार न्याय करने का कार्य करती है। रूसो के अनुसार कोई भी समाज है वो कैसा होगा? सुखी होगा और संपत्ति से असमानता देखने को मिलती है। अगले वाला प्रश्न है अनुबंध का प्रकार। अनुबंध कैसा होता है? एक तरफा, मतलब जो आपके सामने होब्स ने क्या बताया? होब्स ने तो यही बता दिया कि जो शक्तिशाली कौन होगा? राजा, वो सबसे शक्तिशाली होगा। एक तरफी व्यवहार देखने को मिलता है। सारा का सारा अधिकार किसको होता है? राजा को सारा सारा अधिकार देखने को मिलता है। फिर आपके सामने जॉन लॉक के द्वारा क्या बताया गया कि दोनों के बीच में कैसा व्यवहार होता है? द्विपक्षीय। दोनों के बीच में मतलब सरकार और जनता के बीच में, एक दूसरे के बीच में कैसा होगा? एकदम जो द्विपक्षीय, दोनों के बीच में विश्वास होनी चाहिए और सीमित अधिकार। जनता सरकार को कितने अधिकार देती है? सीमित ही अधिकार देती है। अगले वाला पॉइंट क्या? सामूहिक इच्छा का निर्माण। तो आपके अनुसार रूसो ने क्या बताया कि जनता है और शासक उसके बीच में जो इच्छा होनी चाहिए, जनता है उसकी बहुत बड़ी जनता है, उसकी सामूहिक इच्छा होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को हमें सरकार सौंपनी है, उसी को सौंपी जाती है। सरकार का स्वरूप कैसा होगा? तो होब्स के अनुसार तानाशाही होगी, आपके सामने लॉक के अनुसार लोकतांत्रिक होगी, और आपके सामने जो ये है इसके गणराज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। विद्रोह आपके सामने ये क्या नाम, होब्स के अनुसार आप विद्रोह नहीं कर सकते क्योंकि तानाशाही सरकार में कोई विद्रोह नहीं हो सकता है। होब्स और रूसो के अनुसार आपके जो
लोक और रूसों के अनुसार विद्रोह हो सकता है, क्योंकि इनकी सरकार कैसे है, लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक सरकार में विद्रोह देखने को मिलता है। निष्कर्ष की बात करें, तीनों विचारकों ने सामाजिक अनुबंध को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण बताए हैं। तो आपके सामने तीनों विचारकों ने क्या कहा है, तो होब्स ने सुरक्षा के लिए सत्ता को सर्वप्रिय माना है। तो आपके सामने होब्स ने क्या किया है, सुरक्षा के लिए जो सत्ता होती है उसको सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बताया है। अगला क्या है, जॉन लॉक ने स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी है। तो जॉन लॉक ने क्या किया है, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के को सबसे पहले प्राथमिकता दी है। समझ में आ गया। और जबकि रूसो ने क्या किया, समानता और जन इच्छा पर जोर दिया। और रूसो ने क्या किया, सभी लोगों को समानता मिलनी चाहिए और जनता की इच्छा होना बहुत ज्यादा सर्वप्रिय है। इन तीनों के विचार आज भी राजनीतिक सिद्धांत, संविधान और लोकतांत्रिक शासन की नींव में शामिल है। तो इन तीनों के विचार आज भी अगर देखें तो राजनीति में सर्वप्रिय रूप से दिखाई देते हैं। तो यह आपके सामने जो प्रश्न था, काफी बड़ा प्रश्न हो गया आपके सामने। थॉमस होब्स, जॉन लॉक और रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। काफी बड़ा प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अब आप कोई भी गलत नहीं करोगे, इसमें से प्रश्न जरूर 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 से आएगा। तो कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में एक क्रांतिकारक विचारक थे। तो कार्ल मार्क्स को क्या बोला जाता है, कार्ल मार्क्स है वो 19वीं शताब्दी के एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में उनको जाना जाता है। वो बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने जिन्होंने समाज, इतिहास और राजनीति की व्याख्या एक भौतिक दृष्टिकोण से किया। तो कार्ल मार्क्स वो आपको पता है 19वीं शताब्दी के एक सबसे अच्छे क्रांतिकारक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया है, समाज को, इतिहास को, राजनीति को क्या बताया, भौतिकी दृष्टिकोण से। मतलब सब कुछ कैसे से चलता है, पैसों से चलता है भाई, सीधी बात है। सारी राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे इतिहास हो, जो चलता है वो किससे से चलता है, पैसे से। जिसके पास पैसा है वही समाज पे, राजनीति पर राज करता है। भाई ये बात गलत भी नहीं है, आप अपने आसपास भी देख सकते हो। समाज में कोई भी व्यक्ति है वही राज करता है जिसके पास पैसा है। पहले जमींदारी वर्ग करते थे, आज के समय पूंजीवादी लोग करते हैं राज। उनके विचारों ने समाजवाद और साम्यवाद का सिद्धांत को जन्म दिया। तो इन्होंने पहली बार समाजवाद, मतलब ऐसे समाज का निर्माण करना जहां पर गरीब व्यक्ति को भी अपने अधिकारों को रक्षा करने का अधिकार हो। तो इसी जो सिद्धांत को क्या कहा जाता है, समाजवाद व साम्यवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दो प्रमुख सिद्धांत दिए। पहला था ऐतिहासिक भौतिकतावाद और वर्ग संघर्ष। दोनों सिद्धांत एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों के मूल तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ऐतिहासिक भौतिकतावाद क्या होता है, इसमें भी किसकी बात की है, भौतिकतावाद की बात की गई है कि समाज, राजनीति वो किससे चलती है, पैसे से चलती है साहब, भौतिक वस्तुओं से, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से चलती है। सिर्फ दिखाने की बातें हैं, बाकी असलियत यही है कि पैसे से ही सब कुछ होता है। वर्ग संघर्ष क्या बताया, इन्होंने बताया इस जो पूंजीवादी, इसी भौतिकतावाद के वजह से समाज के अंदर एक संघर्ष का उत्पन्न होता है, उसी को जो किसमें, शोषित और शोषण वर्ग में, उसके वजह से जो संघर्ष देखने को मिलता है उसी को इन्होंने किस रूप में बताया, वर्ग संघर्ष के रूप में बताया है। और यही समाज के विकास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इनके द्वारा जो ये सिद्धांत दिए गए, यही समाज के बीच में आपको समाज का विकास समझने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है ऐतिहासिक भौतिकतावाद। तो ये सिद्धांत हमें यह बताता है कि इतिहास का विकास आर्थिक कारणों पर निर्भर करता है। तो ऐतिहासिक भौतिकतावाद क्या होता है, इस सिद्धांत ने क्या बताया हमें कि इतिहास का विकास है, चाहे इतिहास में पहले कौन राज करता था, जमींदारी लोग, वो कैसे विकास किया उन्होंने, क्यों, क्योंकि उनके पास जमीन हुआ करती थी और जमीन से उन्होंने खूब पैसा कमाया, तो वो क्या करते थे, आपके सामने राज करते थे। तो यही बताया कि इतिहास का जो विकास है, इतिहास में जो मनुष्य का विकास कैसे हुआ, पैसे के आने से, आर्थिक कारणों से विकास हुआ है। समाज की संरचना और विकास का आधार उनकी भौतिक अवस्थाओं से होता है, जैसे उत्पादन के साधन और उत्पादन का संबंध। तो इन्होंने क्या बताया, समाज की संरचना, जो समाज है उसकी संरचना और विकास। भाई समाज है उसका विकास धीरे धीरे क्या, पहले एक बात सोचो, पहले आज से थारे दादा परदादन पूछो कि उनका पहले है का घर हाँ कि जाए का आज को नहीं आना। आज आप जितनी शिक्षा प्राप्त करें उन छोड़ो थे, आज भारत है, भारत देश धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे। भारत की सारा बात देश लोग बात सुनी, क्यों सुनी कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहे हैं, अपने पास पीछो आते जा रहे हैं। तो विकसित अमेरिका को पूरी दुनिया पर आज क्यों करे, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा पैसों दिखने मिला है। तो यही है जिसके पास जो समाज का विकास किस आधार पे होता है, भौतिक अवस्था या पैसों के आधार पे होता है। मार्क्स के अनुसार हर युग की प्रमुख अवस्था उसकी आर्थिक अवस्था में होती है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, चाहे कोई सा भी युग मान लो, है ना, उस चाहे आपके सामने सतयुग से लेकर कलयुग तक क्या देखने को मिल रहा है, हर युग में। वो तो मैं खैर आपको एक मतलब उदाहरण में देके बता रहा हूँ।
लेकिन हर युग में आपको जो प्रमुख विशेषता है वो क्या, आर्थिक अवस्था है। जैसे सामंती, पहले क्या सामंती लोग हुआ करते थे, फिर पूंजीवादी समाज देखने को मिलता है। सामंती लोग कौन हुआ करते थे, जमींदार लोगों को बोला जाता है, जिनके पास जमीन हुआ करती थी, उन्होंने समाज पे राज किया, है ना, उन्हीं की पहले लोग बात सुना करते थे। अब पूंजीवादी बिजनेसवादी लोग, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आने के बाद में, औद्योगिक क्रांति आने के बाद में कौन पनपे, उद्योगपति हैं, पूंजीवादी लोग हैं, वो पनपे हैं। तो आज समाज उनके आधार पे चलता है। तो कार्ल मार्क्स ने यही बताया कि हर युग में जो आर्थिक अवस्था या आर्थिक पैसे के आधार पर ही समाज चलता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे राजनीति, धर्म व कानून आदि सुपर स्ट्रक्चर होते हैं, तो जो आर्थिक ढांचे पर आधारित होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे कानून हो, किसके आधार पर चलेंगे भाई, पैसे के आधार पर चलेंगे। तो आपको पता है भाई, समाज में जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है वही राजनीति पर भी नियंत्रण रखता है। समझ आ गया, चंदा वही देगा, नहीं देगा तो राजनीति पार्टियां कैसे चलेंगी। धर्म भी कहीं ना कहीं आज के समय राजनीति से जुड़ा हुआ है ना। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, धार्मिक रूप से टिप्पणी से बचूंगा, लेकिन आपको सबको पता है, आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपने जो जैसे नोट का रंग बदलता चले जाता है, लोगों का व्यवहार भी बदलता चला जाता है, चाहे वो कहीं पे भी हो। कानून भी कहीं ना कहीं आपको पैसे में बिकता हुआ तो दिखाई देता ही है। कम से कम सभी लोग क्या करते हैं, सभी वही पैसे वाले लोगों से तो अपना जो संबंध है वो बनाकर रखना चाहते हैं। तो यही है, सारी चीज़ें किस पे निर्भर है, आर्थिक ढांचे पर निर्भर करते हैं। मुख्य बिंदु क्या थी इस सिद्धांत की, समाज के इतिहास, वर्गों के बीच में वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आर्थिक परिवर्तन समाज और राजनीति में परिवर्तन लाते हैं। तो लोगों के पास जैसे आर्थिक रूप से पैसे में बदलाव देखने को मिलता है, आपको व्यवस्थाओं में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो यही है, आर्थिक परिवर्तन है भाई। कोई आदमी का ध्यान, समाज में देख लो, 2 रुपया जो पा देख पलिया भाई साहब, जो आदमी सिर्फ रोटी के लिए तरसा करते हो, वो क्या की बात करना लग जाओ, राजनीति की बात करना लग जाओ, वो आगे बढ़ने, क्योंकि विचार ही बदल जाएगा। तो यही है, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन कब आता है, जब इंसान के पास आर्थिक परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज सदा 2 वर्गों में विभाजित रहा है। तो वर्ग संघर्ष क्या है, इन्होंने 2 वर्ग बताए, शोषण वर्ग और शोषित वर्ग। शोषण वर्ग क्या, कौन से होते हैं, शोषण वर्ग वो होते हैं जिनके पास उत्पादन करने के साधन होते हैं। जैसे एक आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, आप कोई एक व्यक्ति है, वो कहाँ पर काम करता है, एक अपना जो एक कपड़े की दुकान है उसके अंदर काम करता है। तो उसके अंदर 2 व्यक्ति हैं, एक तो जो उसका मालिक है कपड़े की दुकान का, और दूसरा कौन है, उसके अंदर जो काम करने वाला व्यक्ति है वो है। तो अब क्या करेगा, जो उसका मालिक है वो हमेशा क्या सोचेगा कि इस व्यक्ति से ज़्यादा काम करवाया जा सके, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। समझ में आ गया। तो इसमें जो कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, जो मालिक है वो क्या है, शोषक है, जो क्या करता है, हमेशा उसके पास उत्पादन करने का मतलब पैसे कमाने के साधन है। और शोषित वर्ग क्या है, जो श्रम करके अपना क्या करता है, उत्पादन करता है। समझ में आ गया आपके सामने, जो काम कर रहा है वो कौन है, शोषित वर्ग में, और जो काम करवा रहा है वो कौन होता है, शोषक वर्ग में, उसको बताया है। उदाहरण के लिए सामंती युग में जमींदार, नवाब, किसान। तो ये क्या बता, देखो मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाऊं आपको। जो दुकान में काम करने वाला था उसके क्या ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष, ज़्यादा ये जो मालिक है वो क्या सोचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने का प्रयास करेगा, और क्या हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। अब इन्हीं के बीच में हमेशा ये संघर्ष चलता रहेगा। उसका जो काम करने वाला व्यक्ति ऐसे सोचेगा कहीं मुझे थोड़ा सा कम काम करने को मिले, और जो काम करवाने वाला है जो वो क्या सोचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जा सके। तो इसी के बीच में, दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। इसी को क्या नाम दिया, वर्ग संघर्ष के नाम से दिया है इनके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। और इन्होंने क्या कहा है, जो मजदूर वर्ग होता है अगर वो संगठित होकर क्रांति करे तो क्या हो सकता है, उसको इस परंपरा से, ये जो आपकी पूंजीवादी व्यवस्था, इससे मुक्ति मिल सकती है। समझ में आ गया। तो इन्होंने वर्ग संघर्ष के अलग अलग उदाहरण भी दिए थे। जैसे सामंती युग हुआ करता था, उस समय क्या, जमींदार और किसान वो आपस में क्या करते थे, उनके बीच में संघर्ष देखने को मिलता था। अब पूंजीवादी युग है, पैसे वाला युग है, तब पूंजीवादी बोर्गोसिस और मजदूर प्रोलेटरिस्ट है, इनके दोनों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये पहले भी संघर्ष देखने को मिलता था, आज भी वो संघर्ष वैसा का वैसा ही है। वर्ग संघर्ष का परिणति क्रांति से होती है। तो वर्ग संघर्ष की शुरुआत कहाँ से होती है, क्रांति से होती है। मजदूर वर्ग एक न एक दिन पूंजीवादी शोषण को समाप्त करके वर्गहीन समाज की स्थापना करता है। तो यही बात मैंने बताई ना कि वो किसकी बात करते थे कि समाज में क्रांति करनी चाहिए, मजदूरों को इकट्ठा होकर, ताकि क्या हो सके, इस चीज़ से आपके सामने जो पूंजीवादी वर्ग है उसका शोषण समाप्त हो सके, और वर्गहीन समाज है, क्लासलेस सोसाइटी, उसकी स्थापना हो सके। लोकतंत्र और समाज में परिवर्तन का योगदान। तो
तो मार्क्स का विश्वास था केवल राजनीतिक परिवर्तन ही नहीं बल्कि आर्थिक संरचना में बदलाव ही सच्चा परिवर्तन होता है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि जो राजनीति होती है उसमें सिर्फ परिवर्तन है, उसी से कुछ नहीं हो सकता, बल्कि आर्थिक संरचनाओं में भी बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उनकी विचारधारा से रूस, चीन, क्यूबा आदि में क्रांति को प्रेरित किया। तो इनके जो विचार थे, इन्होंने क्या किया, रूस हो गया, चीन हो गया और क्रांति क्यूबा जैसे देश हैं, वहाँ पर क्या होते थे, पूंजीवादी लोगों ने पूर्ण रूप से जो मजदूर वर्ग था उनको क्या कर रखा था, उन पे कब्जा कर रखा था। तो इस चीज़ को इन्होंने, इनके जो विचार थे, मजदूरों को इन्होंने इकट्ठा किया। मजदूरों के मसीहा के रूप में भी कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। तो इनकी जो विचार दिए गए, इनको रूस के लोगों ने, चीन के और क्यूबा के लोगों ने सुना और मार्क्सिज्म है उसकी स्थापना की। निष्कर्ष की बात करें, कार्ल मार्क्स में ऐतिहासिक भौतिकतावाद और वर्ग संघर्ष ने सामाजिक परिवर्तन की गहरी समझ दी है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया है, इससे क्या हुआ, समाज में एक बहुत अच्छे स्तर पर क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। उनके विचार आज भी श्रमिक आंदोलनों, समाजशास्त्र और राजनीतिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण है। तो उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो आज भी, चाहे श्रमिकों के जो आंदोलन देखने को मिलते हैं, मजदूरों के आंदोलन में, समाजशास्त्र जो समाज होता है उसके बीच में, और जो राजनीतिक जो सिद्धांत हैं उनके बीच में आज भी क्या देखने को मिलते हैं, वास्तविकता के साथ देखने को मिलते हैं। उनका एक सपना था, एक ऐसा समाज बनाया जाए जहाँ पर समानता हो, शोषण ना हो और समाज सभी लोगों के पास बराबरी के साधन हो। तो इनके जो आप कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत था, उनका ये मानना था कि उनका एक सपना था कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जहाँ पर क्या हो, समानता देखने को मिले, शोषण न हो और सभी के पास क्या हो, बराबरी के साधन देखने को मिले। तो इनके द्वारा सामंतवाद की जो, समाजवाद और सामंतवाद की जो सिद्धांत है वो दिया गया है, और रूस में आपके सामने मुख्यतः ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो यही कार्ल मार्क्स के जो ऐतिहासिक भौतिकतावाद और वर्ग संघर्ष से संबंधित मैंने आपको प्रश्न करवा दिया है। और कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो, आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आपको पता है जॉन रोल्स आधुनिक राजनीतिक चिंतन के प्रमुख दार्शनिकों में से थे। तो जॉन रोल्स है, उनको जो आज के समय के जो आधुनिक चिंतक होते हैं उसमें से सबसे प्रमुख दार्शनिकों में से उनको गिना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक किताब दी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इन्होंने एक किताब दी थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक, न्याय के सिद्धांत, और उसमें क्या कहा गया, न्याय है जो फेयरनेस, न्याय को एक सभी लोगों के लिए समानता, निष्पक्षता के रूप में इन्होंने बताया कि कैसे सभी लोगों के लिए न्याय वो एक निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। अगला क्या है, न्याय के सिद्धांत, इन्होंने न्याय को जस्टिस है जे फेयरनेस, न्याय का सिद्धांत किस रूप में बताया, रोल्स के अनुसार न्याय का अर्थ है समाज में संसाधनों और अवसरों को निष्पक्ष वितरण बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई मान लो एक आदमी, एक समाज में एक रोटी है तो उन सब व्यक्तियों ने बांटनी है, तो सब ने आधी आधी करके समान हिस्सा में बंटनी चाहिए, बाही के कोई समाज के लिए न्याय निष्पक्षता को रूप ले सका। समझ में आ गई? तो इन्होंने न्याय को क्या बताया, समाज में संसाधनों को और अवसरों को निष्पक्ष रूप से बंटना चाहिए, 4 सरकारी नौकरी तो सभी में थोड़ी थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। उनका मानना था एक आदर्श समाज की संरचना कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी हुई है। तो इन्होंने बताया कि जो समाज होता है, एक जो अच्छा समाज या आदर्श समाज होता है वो किस पे टिका होता है, उसकी कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं जिस पर वो हमेशा टिका होता है। पहला सिद्धांत उनका क्या था, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, मतलब हर व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब कोई भी व्यक्ति हो ना, उसने कम से कम कुछ स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, जैसे कहें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की, भाषण देने की, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की क्या होनी चाहिए, उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी अपना जो जिस धर्म को वो मानता है उसको अपनाने की उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला क्या है, कॉन्शियसनेस, अपनी बुद्धि से फैसले लेने की उसके पास क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अहिया को नहीं कि कोई आदमी ने जबरदस्ती कोई धर्म अपनाया जा रहा है, उनको एक दबाव में कोई फैसला लेना पड़ रहे हैं, और अपना बुद्धि जानबूझ के कोई दबाव में कोई भी प्रकार का फैसला लेना पड़ रहा है, इस प्रकार को समाज में नहीं देखने मिलना चाहिए। न्याय वही है जब आपको किसी भी व्यक्ति को बोलने के अभिव्यक्ति, मतलब भाषण देने की अभिव्यक्ति, धर्म अपनाने की अभिव्यक्ति और अपने फैसले लेने की अभिव्यक्ति है, तभी वो क्या कर सकता है, तभी वो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत उस पर लागू होता है। दूसरा सिद्धांत क्या दिया था, डिफरेंस प्रिंसिपल, इन्होंने क्या बताया था, सामाजिक व आर्थिक असमानताएं केवल तभी न्याय संगत हो, मतलब समाज में थोड़ी बहुत असमानता तो देखने मिलेंगे, कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, वो कद देखने मिलेंगे, यदि समाज का सबसे कमजोर वर्ग के हितों में हो,
तो असमानता का देखने मिल जाएंगे। देखो क्या कर रखा है सरकार, क्या कर रही है सरकार, आपके सामने 5 किलो गेहूं है वो देवा है, लेकिन किन देवा है हुन लोगों का जनकन के है वह मतलब जमीन को नहीं या फिर जन लोगों जरूरत हुन दे रही है। तो क्या है कि समाज को हर वर्ग है इस चीज से परेशानी को नहीं कि कोई बात को नहीं, आपा इतना पैसा कमा रहे हैं, आपा सक्षम उन लोगों को चीज मिल जाए तो भी कोई दिक्कत को नहीं। तो असमान आर्थिक रूप से असमानताएं हो, लेकिन किसके लिए होनी चाहिए वो चीजें, वो फायदेमंद किसके लिए होनी चाहिए सरकार की तरफ से, उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो वर्ग का, जो हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग है। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट है अज्ञान का आवरण, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो जॉन रॉल्स ने एक सबसे अच्छा सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, एक काल्पनिक समाज को बनाने का प्रयास किया, एक ऐसे समाज को बनाने का प्रयास किया जिसको क्या बोला जाता है, मूल स्थिति कहा जाता है। मतलब जटे कहीं मूल स्थिति के जहाँ आदमी पैदा होना जब कहीं की स्थिति में रहे, हर व्यक्ति एक जय करी, मतलब एक हॉस्पिटल में 5 बच्चे जन्म लेते हैं, तो जैसे वो बेड पर सोए हुए रहते हैं, पांचों के पास बराबर अधिकार रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति को मूल स्थिति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के इन्होंने समाज की अवधारणा का निर्माण किया। इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति एक ऐसे सामाजिक अनुबंध बनाते हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो हम एक ऐसा सामाजिक अनुबंध बनाते हैं, लोगों के बीच में एक ऐसा अनुबंध बनाने की कोशिश करते हैं जहां पर चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ऊंची जाति का या नीची जाति का, चाहे हिंदू या मुस्लिम या कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी लोग क्या है समान रूप से रहेंगे। अमीर और गरीब समान स्तर पर रहेंगे, पुरुष या स्त्री हो उसमें भी भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा, वो भी समान स्तर पर रहेंगे। कोई भी जाति हो उनके बीच में भी भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा, वो भी समान स्तर पर रहेंगे। और सभी धर्म के लोग वो भी अपने आप को क्या रखेंगे, समान स्तर पर रखेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, इग्नोरेंस ऑफ वेल। इसका क्या अर्थ है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो अमीर है गरीब है, किस धर्म के हैं किस जाति के हैं। तो अगर लोगों को पता नहीं होगा, अगर लोगों को इस चीज का लाभ आने का ज्ञान नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, निष्पक्ष होंगे और न्यायपूर्ण नियम बनाएंगे। भाई कोई आदमी नहीं है कौन बेरो कि पुरुषा क्या दिखा रहे हैं, महिला का क्या दिखा रहे हैं, अपना के धर्म हो तो अपना क्या दिखा रहे हैं। अगर इन सब चीजों का पता नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, न्यायपूर्ण कार्य करेंगे और निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। अगले वाला पॉइंट क्या, न्याय का आदर्श रूप। तो इन्होंने न्याय का आदर्श रूप क्या बताया, मतलब न्याय को किस रूप में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। रोल्स का न्याय का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसकी बात करते हैं, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है उसके पास स्वतंत्रता होती है, किस चीज की स्वतंत्रता होती है, उसके पास अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपना जितना भी मौलिक अधिकार है ना, समानता, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, है ना। तो ये सारे के सारे आपके सामने कोई भी इंसान के पास क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता कम से कम होनी ही चाहिए। अगली क्या, सामाजिक समानता को संतुलित करता और क्या करता है, समाज के बीच में जितने भी जो समानताएं होते हैं उसको संतुलित करने का कार्य करता है। अगर ये सब स्वतंत्रताएं देखेंगे, देखने को मिलेंगे, तो समाज में भी समानता वो दिखाई पड़ती है। अमीर गरीब भी एक जगह दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष भी एक जगह दिखाई दे रही है, सब ने बोलने को अधिकार है। भाई एक अमीर आदमी भी कोई मंच पा के बोल दे और एक कोई गरीब आदमी आम आदमी भी मंच पा के बोल दे, तो दोनों के पास क्या है, स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की। तो वह ऐसे समाज की संरचना से बनाना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि समाज में इस प्रकार के समाज का निर्माण किया जाए जहां पर सभी लोग क्यों समान हो, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे हिंदू धर्म या मुस्लिम किसी भी धर्म का हो, चाहे उच्च जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, किसी को अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा नहीं पता है, किसी को, सभी लोग अपने आप को क्या अज्ञान है और सभी लोग समान रूप से जीवन जीते हैं। इस प्रकार के उन्होंने समाज बनाने की बात की थी। असमानता केवल अन्याय संगत कानून से, अगर असमानता अगर देखने को मिले तो कैसे मिलने को मिले, जैसे सरकार क्या कर सकती है, अमीर लोगों पे 30% जीएसटी लगा सकती है और गरीब लोगों पर क्या कर सकती है, उसको उस पैसे को उनके भलाई के लिए यूज कर सकती है। तो उनके लिए तो अन्याय हो गया अमीर लोगों के लिए, लेकिन उसके क्या हुआ, वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए वो न्याय दिया जा रहा, तो अन्याय कोई ज्यादा बुरा नहीं है। और सबसे कमजोर वर्ग को लाभ मिले, तो अगर सरकार अन्याय करे, अगर असंगति देखने को मिले, असमानता देखने को मिले, तो कब देखने को मिले, जब गरीब वर्ग है या जो कमजोर वर्ग उसको उस चीज से फायदा होता हुआ दिखाई दे, तभी वो होना चाहिए। निष्पक्ष की बात करें, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत नैतिकता और लोकतांत्रिक समाज की नींव प्रस्तुत करता है। तो जॉन रोल्स है उनका जो सिद्धांत दिया गया है वो किसकी बात करता है, एक नैतिक व लोकतांत्रिक समाज की नींव की बात करता है। किस प्रकार के समाज की नींव की बात करता है, कि हमें एक ऐसे समाज का बनाना चाहिए जो क्या हो, नैतिक रूप से सभी लोगों के लिए सम्मान हो और लोकतंत्र है उसकी समाज की नींव रखी जाए, लोकतंत्र है उसकी आपके सामने लोकतांत्रिक समाज या लोकतांत्रिक सरकार है वो देखने को मिले।
उनका अज्ञान का आवरण ये सुनिश्चित करता है, उनके द्वारा जो अज्ञानता का जो पाठ पढ़ाया गया जनता को, वो क्या दिखाता है, वे नियम बनाते समय व्यक्ति अपनी निजी हितों को ध्यान में रखकर निष्पक्षता को प्राथमिकता दे। मतलब लोग अपने आप को भूल जाएं जब कोई भी समाज में कानून बनाए, नियम बनाए कि वो किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस समाज से हैं, उच्च जाति के हैं, नीची जाति के, अमीर हैं, गरीब हैं, इन सब चीज़ों को अगर भूलकर वो अगर न्याय के निर्माण करेंगे तो इससे क्या होगा, सभी लोगों के लिए निष्पक्षता वो दिखाई देगी। और उनके यही विचार क्या बनाते हैं, आधुनिक लोकतंत्र के संविधान की जो संरचना उसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो इसी जो आपके सामने पता है इन्होंने किसकी बात की थी, इनडायरेक्टली इन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की है। तो इसी प्रकार का जो समाज है उसकी जो उसमें जो हमारा लोकतांत्रिक समाज है उसमें लोकतंत्र और संविधान निर्माण करने की जो बातें हैं तो पहले कुछ प्राथमिक विचारकों में से ये रहे जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष रूप से बात करी। तो यही कौन आपके सामने, यही जॉन लॉक्स का जो न्याय का सिद्धांत है उस और उनके अज्ञान के आवरण का सिद्धांत देखने को मिलता है। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है आपसे। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो वही लिंक बने या प्रोडक्ट वाले लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हो। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेज चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, उससे संबंधित पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, वो एक ही बात है। उससे संबंधित आपके सामने जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होने वाले, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब जो अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बाकी के जो लंबे वाले प्रश्न होते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन वो मैंने करवा दिए हैं। अब आपके सामने अपन बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आपको क्या करना है, ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लंबे वाले प्रश्न देखना चाहते हो और मास्टर क्लास देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर देख लेना। साथ के साथ अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, अब पता आपको शादियों का मौसम चलने वाला है, साथ के साथ त्यौहार भी आने वाले हैं, तो अगर आप कोई भी चीज़ का खरीदारी करना चाहते हो तो आपकी बचत कराने के लिए, डिस्काउंट के लिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट का लिंक दे रखा है यहाँ पर क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, जब भी कोई चीज़ खरीदो वीडियो खोल के और आप चीज़ खरीद लेना, आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं अपन यूनिट नंबर 5 से। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, न्याय क्या है। तो प्लेटो ने क्या बताया कि न्याय क्या है वास्तविकता में, तो प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने कार्य का पालन करना ही न्याय है। मतलब हर व्यक्ति, जैसे राजा है वो क्या करेगा, प्रजा के पालन करेगा, मंत्रिमंडल क्या करेगा, राजा के जो जितने भी कार्य होते हैं उसमें सहायता करेगा। समझ में आ गया आपको। फिर प्रजा क्या करेगी, राजा के कार्य करे उसमें सहयोग करेगी, अपना अपना जो कार्य होता है वो करेगा। तो समाज का हर व्यक्ति है वो अपना अपना कार्य करेगा, वही क्या होगा, आपके सामने न्याय होता है। यहाँ या तो एक टेक्निकल भाषा है, लेकिन अब था समझो एक प्लेटो के अनुसार। प्लेटो यह बात कही कि जो थे वीडियो देख रहे हो ना, जो थे पढ़ाई करोगा ना वही न्याय है। समझा कि के साथ थारा माता पिता के साथ और खुद के साथ न्याय है। पढ़ाई लिखाई करोगा, जीवन में आगे बढ़ोगा, जीवन में सक्सेस होगा, थारा माता पिता खुश होंगे, समाज खुश होगा और थे खुद भी आगे बढ़ोगा। तो यही क्या है, न्याय कहलाए वो प्लेटो के अनुसार। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो प्लेटो की जो पुस्तक है द रिपब्लिक, इसका क्या अर्थ है, आदर्श राज्य की स्थापना करना। मतलब एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जहाँ पर सभी व्यक्ति हैं वो खुशहाल रहें, एकदम खुशहाल चंगा मंगा, एकदम बढ़िया सोएं, बढ़िया खावें, बढ़िया पीवें, स्वस्थ हैं, हर व्यक्ति अपना जीवन में खुशहाली के साथ जी रहे हैं। तो यही है प्लेटो ने द रिपब्लिक किताब निकाली। उसका क्या सिद्धांत था कि आदर्श राज्य की स्थापना करना। अब अच्छा यहाँ कोई खेणु थोड़ी हो जाए कोई आदर्श राज्य कहीं हुआ है, उसके अंदर कुछ सिद्धांत बताया गया जिम जो राजा ने कहीं रहना चाहिए, प्रजा ने कहीं रहना चाहिए, आपके सामने जो कार्य करी मंत्रिमंडल उन कहीं रहना चाहिए, समाज में जो व्यक्ति हैं अलग अलग वर्ग हैं उनने कहीं रहना चाहिए, न्याय क्या हुआ है, सब चीज़ें की परिभाषा बताई गई थी। उस चीज़ में जो व्यक्ति जो राजा उन नियमान पालन कर ले उसको राज्य कहें को आदर्शवादी राज्य के रूप में जाना जाएगा। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का क्या अर्थ होता है, तो प्लेटो ने क्या बताया, ऐसा व्यक्ति जो दार्शनिक राजा कौन होता है, जो वह शासक जो ज्ञानवान हो और नैतिक हो। दार्शनिक राजा कौन होता है भाई, दर्शन को जिन ज्ञान हुआ है, सीधी बात है। अच्छा दर्शन की वह जो भक्ति भावना से संबंधित समाज की आगे बढ़ने के बारे में बात करें, संस्कारवान आदमी दार्शनिक आदमी मान लो, देखो ज़्यादा परिभाषा हम कौन पढ़ा, हाँ तो अया मान लो जो आदमी संस्कारवान है, बढ़िया आपका रास्ता पर जार गेला जार गेला अया को आदमी
समझ में आ गया। तो अया को आदमी कौन होगो, जो थोड़ो बहुत पढ़ियो लिखियो आदमी होगो, ज्ञानवान होगो, नैतिकता के साथ संस्कार के साथ चल लगो, वही क्या होगो, दार्शनिक राजा के रूप में जाने जाओ। अगले वाला प्रश्न है, प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में बांटा। तो प्लेटो है उसने समाज को कितने वर्गों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन से में, राक्षस, रक्षक और उत्पादक। तो प्लेटो ने क्या बताया कि समाज है वो 3 भागों में बटा होता है, एक तो राक्षस में बटा होता है, एक रक्षक में बटा होता है और एक तीसरा कौन सा है, उत्पादक में बटा होता है। समझ में आ गया। राक्षस कौन होते हैं, समाज के वो व्यक्ति जो क्या करते हैं, समाज को खत्म करने के लिए कार्य करते हैं, समाज को नीचे गिराने का कार्य करते हैं, जैसे चोर, लुटेरे, डाकू, इनको राक्षस की उपमा दी गई। रक्षक कौन होते हैं, जो न्याय के रखवाले होते हैं, जो सही रास्ते पे चलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, है ना, वो रक्षक होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, जैसे समाज सेवी लोग हो गए आपके सामने, उन सरकारी पदों पर नियुक्त व्यक्ति हो गए जो क्या करते हैं, अपना जो कार्य है वो सही ढंग से करते हैं। या फिर ऐसे समझ लो, सरकारी क्यों, समाज का हर व्यक्ति, एक किसानी करने वाला व्यक्ति मन लगाकर अगर अपना कार्य कर रहा है तो वो भी क्या, एक उत्पादक के रूप में ही जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य को सामाजिक प्रणाली क्यों कहा गया है। तो अरस्तु के अनुसार मनुष्य को सामाजिक प्रणाली क्यों कहा गया है, क्योंकि वह समाज के बिना नहीं रह सकता है। भाई थे एक बात बताओ, थान क्या करते, थान ऐ कह दो, थान जिंदगी में जो चीज़ चाहिए बात थान लिया के दी जाएगी। अगर थे ऐ कह दो रॉयल रॉयल्स में घूमना तो रॉयल रॉयल्स लेके दी जाएगी। थे ऐ होगो मन प्राइवेट जेट चाहिए तो वो मिल जाएगा। सोना का घर में सब कुछ सोना को हो रहा है, सोना प्लेट में खाना मिल रहा है, लेकिन थान घर बाहर ना को निकलने दियो जाओ ना, थारे करने कोई रखो, बस शाम का होगा खाना पकड़ा जाएगा, थारी कोई ख्वाहिश होगी बात लिख के दे दियो वह पूरी कर दी जाएगी। तो थे एक बात बताओ कि अया रहस का होगा, कितना दिन रह लेगा, 1 साल रह लेगा, 2 साल रह लेगा, ख्वाहिश तो कितनी को है, सीमित हो है, वह पूरी हो जाएंगी, है ना। तो आप इंसान है वो कैसा होता है, समाज में रहे। देखो इन छोड़ो वो एग्जाम्पल भी नहीं समझ, तो एक और बता देती हूँ, कदे के कोई त्यौहार हो है ना, या कोई शादी हुआ है, जना क्यों है, अपने घर घना सारा आदमी है जी, है ना, और फिर के सारा हंसी खुशी का साथ रहे, और फिर बस चल जाए कौन को यार सुनो वो मन नहीं को लाग रहे मार दो, क्यों कौन मन लाग रहे थारो, क्योंकि इंसान को मनुष्य के बिना मन को नहीं लाकर, इसलिए क्या यह बात क्या दर्शाओ है कि इंसान है वो क्या सामाजिक प्राणी है। समझ में आ गई तार यह चीज। अरस्तु ने राज्य को किस रूप में परिभाषित किया है, अरस्तु ने राज्य की क्या परिभाषा दी है, राज्य नैतिकता की सर्वोच्च इकाई। देखो अरस्तु और जी टाइम होया है ना, सीधी बात है, जी टाइम के धर्म को हो बोल वालो, धर्म ही सब कुछ माने जाया कर। तो ये क्या सिद्धांत दिया कि राजा कहें कौन से, नैतिक होना चाहिए, नैतिक कहें को जो धर्म के अनुसार चल रहा है, हर काम बढ़िया से करे, वही कौन सा माने जाए, नैतिक राजा माने जाए। तो राज्य को नैतिकता को सर्वोच्च इकाई माना गया था उसमें। अगले वाला पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार न्याय के कितने प्रकार हैं। तो अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए, 2 बताए हैं, वितरक न्याय और सुधारात्मक न्याय के रूप में 2 प्रकार के न्यायों को इन्होंने अरस्तु ने बताया है। समझ में आ गया आपके सामने। 8 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दासता क्या है। तो इन्होंने क्या कहा, कुछ लोग जन्म से ही दास होते हैं। तो देखो दासता के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक दासता, मतलब क्योंकि मान लो जी टाइम में, अरस्तु टाइम में क्या करता, लोगों दास बना दिया करता, जहाँ कोई को बेटो है भाई, कोई राजा का काम करे दास के रूप में, तो उनको पिताजी काम करे तो बेटा ने भी करना पड़ेगा। या फिर काफ़ी लोग के अपने विचारों से भी दासता देखने को मिलती है उनके अंदर, है ना। तो ये, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई थी, प्राकृतिक दासता की बात की गई थी अरस्तु के अनुसार। अगले वाला क्या है, थॉमस विक्सन किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो थॉमस विक्सन वो किस विचारधारा से जुड़े हैं, ईसाई धर्म और प्राकृतिक विधि से। किससे, ईसाई धर्म की बात करते थे और प्राकृतिक विधि की बात करते थे आपके सामने थॉमस विक्सन। अगला है एक्विनॉक्स की 2 प्रमुख किताबें कौन है। तो एक्विनॉक्स की 2 प्रमुख किताबें कौन सी आपने, सोमा थियोलॉजिका एंड सोमा कॉन्ट्रा जेनेटिक्स नाम की 2 किताबें हैं। कौन सी, सोमा थियोलॉजिका और सोमा कॉन्ट्रा जेनेटिक्स के नाम से 2 किताबें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये थी थारा सामा जो यूनिट फर्स्ट का जितना भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो देखने में इसके बस सारा मैं थाने करा दिया है। अगले वाला प्रश्न है, मैकियावेली की प्रसिद्ध किताबें कौन है। तो मैकियावेली के द्वारा जो किताबें लिखी गई उसमें से सबसे प्रसिद्ध किताब कौन सी है, द प्रिंस नामक जो किताब है वो क्या है, सबसे प्रसिद्ध किताबों में से आपके सामने हुई है, किसकी, मैकियावेली की। अगले वाला प्रश्न कौन है, मैकियावेली के अनुसार शासक को कैसा होना चाहिए। तो मैकियावेली कहें को आदमी हो, मैकियावेली एकदम हो अया को आदमी जो आजकल का नेता है ना,
उनका कहे का विचार ही भाई मैकियावेली का विचार है। वो क्या कहा कर तो राजा कहे कौन हो चाहिए, चालाक टंच होना चाहिए एक तो, समझ में आ गो। चाहे कुछ भी करना पड़ो, आपको शासन बनेड़ो रहना चाहिए, चाहे आपको भाई ने धोखो देना पड़ो, चाहे जनता देना पड़ो, कोई नहीं देना पड़ो। चालाक होना चाहिए, दूसरों बलशाली भी होना चाहिए, नहीं प्रजा बात कौन माने, समझ, डंडा को जोर भी दिखाना पड़े, समझ में आ गई। तो कैसे बताया गया है, मैकियावेली ने कैसा बताया शासक को, एक लोमड़ी और सिंह जैसा, लोमड़ी जैसा चालाक और सिंह जैसा बलशाली होना चाहिए, ताकि सारी जनता उसकी बातों को मान सके। मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव कैसा होता है, तो मैकियावेली ने क्या बताया कि मानव का स्वभाव कैसा होता है, स्वार्थी और अस्थिर होता है। स्वार्थी क्या होता है भाई, मैकियावेली ने बताया कि आदमी कहीं को है, आदमी स्वार्थी हुआ है, तान बेरो दो खुद के लिए आदमी को सिर फोड़ गिरे ना, तो कहीं को है स्वार्थी हुआ है, दूसरों के अस्थिर हुआ है। भाई आदमी ने मतलब आज आए खा कि भाई जी 2 रुपये करप्शन नहीं करना चाहिए, नौकरी लगे बाद में लोग बहुत रुपया खाए हैं, और जय नंबर आवे जय इंसान के करे आपका 8 दिन नीचे के टेबल के बदल गया ना विचार। तो यही है इनके कहे जो अस्थिर विचारधारा बोली जाए लोगों की, समझ में आ गई ना, स्वार्थी और अस्थिर माना जाता है। थॉमस होब्स की प्रमुख किताब क्या है, तो थॉमस होब्स की प्रमुख किताब क्या नाम है, लवायथन। क्या नाम है, लवायथन नाम से उनको जाना जाता आपके सामने थॉमस होब्स की प्रमुख किताब है। अगले वाला क्या है, होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, तो जो होब्स है उसने क्या बताया, प्राकृतिक इंसान की शुरुआती दौर में प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, मनुष्य का भेड़िया है, पूर्ण अजरकता। मतलब होब्स ने क्या बताया कि मनुष्य ही मनुष्य का क्या भेड़िया, मतलब मनुष्य को चालाकी से हरा देता है, पूर्ण अजरकता थी स्टार्टिंग के अनुसार, मतलब हर समय क्या भेड़िया आपस में क्या लड़ता रही, अयहाँ पूर्ण अजरकता के रूप में बताई। अगले वाला प्रश्न क्या, हॉब्स के अनुसार संप्रभुता क्या है, हॉब्स के अनुसार क्या है संप्रभुता, पूर्ण रूप से अविभाजक और निरंकुश सत्ता। तो संप्रभुता क्या बताइए कि सभी लोगों के पास, संप्रभुता क्या होती है, सभी लोगों के पास सत्ता वो देखने को मिली जिसको तुम तोड़ नहीं सकते हो, इस प्रकार की सत्ता को क्या बोला जाता है, हॉब्स के अनुसार संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, तो मतलब प्राकृतिक अधिकार कौन सा है, जो इंसान जब जन्म लेना, समझा, जन्म लेकर पहली बात अपना हाथ हिलावे जदू इंसान का वह अधिकार मिल जाए, वह कौन सा है, प्राकृतिक अधिकार का रूप में जाना जाए। कौन सो, पहलो जीवन जीने को अधिकार, हर व्यक्ति ने अपनो जीवन जीने को अधिकार है, अँ कोई कोई आदमी जानते है उठो दे दियो मरगो वो ना, जीवन को अधिकार है हर व्यक्ति ने, चाहे वो कोई भी समाज में, चाहे कुल में, चाहे धर्म में, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति में, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से विसंगति है, लेकिन वो इंसान ने जीवन जीवन को अक है। क्यों, यो कौन दियो है, आपा थोड़ी दियो है, वो ऊपर लो दियो है, भगवान दियो है नहीं, तो इसलिए हर व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, जीने का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का, इंसान को हर प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता, विचारों को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, अपने जो स्वभाव वगैरह या फिर जो रहन सहन की स्वतंत्रता, समझ लो इस प्रकार की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। लेकिन अया कोई स्वतंत्रता का चक्र दूसरा आदमी की स्वतंत्रता ने आप खागा, अया नहीं होनी चाहिए, अपनी भी स्वतंत्रता रहनी चाहिए, लेकिन दूसरों कोई थारे व्यक्ति है उसकी भी स्वतंत्रताओं भंग नहीं होनी चाहिए। अगला क्या, संपत्ति, किसी भी इंसान के पास अगर कोई संपत्ति है तो उसको धारण करने की उसके पास क्या होनी चाहिए, उसका जीवन में अधिकार है। भाई कोई पिताजी है, को एक ही बालक है, समझना, तो जो संपत्ति भाई को पिताजी बने उन रखने को अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात है कोई आदमी है भाई अपनी संपत्ति खरीदी तो उन्हें भी उसका धारण करने को पास अधिकार होना चाहिए, समझ आ गई ना। 3 अधिक प्राकृतिक रूप से अधिकार बताया, कौन सा, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार बताया गया। लोक को उदारवादी क्यों कहा जाता है, भाई जो जॉन लोक है उसको उदारवादी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे सीमित सरकार और नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो लोक को उदारवादी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सीमित सरकार और नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक थे, मतलब जो नागरिक हुआ करते हैं उन सब के जो स्वतंत्रता है उसकी विचारधारा की, उसकी बातें करने का बात करते थे। कौन, आपके सामने किसकी बात करते थे, नागरिकों की स्वतंत्रता की बात किया करते थे। नागरिकों की स्वतंत्रता कैसे, हर व्यक्ति है उसको अपने फैसले लेने का, जिंदगी जीने का, अपने जीवन में कुछ करने का स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यो पहलो आदमी थो जो की बात कराया करतो, स्वतंत्रता की बात कराया करतो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। अच्छा, सीमित सरकार की होगी, मतलब सीमित सरकार को अर्थ भी बताऊंगा, यो क्या कहा करतो, इनका क्या कहना था कि
हर व्यक्ति है उसको सरकार के द्वारा फैसले नियंत्रित नहीं करने चाहिए। जब पहले के टाइम में क्या करते राजा है करते, अब राजा कोई आदमी ने कह दियो कि जा सुबह शाम कुकड़ू को बोल, तो बोलना पड़ता भाई क्यों नहीं, उन्होंने फांसी पर टांग दे तो समझ क्यों। उस समय राजा का पूर्ण रूप से अधिकार चलता था। लेकिन अब किसके चलते हैं, अब जनता बुलाते कुकड़ू को, कोई अगर कोई नेता कोई ज्यादा बक रह जाना, क्यों, क्योंकि अब सत्ता किसके हाथों में है, जनता के हाथों में है। अब सरकार की जो शक्तियां हैं वो क्या होती गई हैं, लोकतंत्र में सीमित होती जा रही हैं। तो पहली बार इसीलिए उसको उदारवादक के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसने अपने अधिकारों को किसको देने की बात की थी, सत्ता से जनता की तरफ अपने अधिकारों को स्थानांतरित करने की बात की थी। अगले वाला है लोक का सामाजिक अनुबंध की दो विशेषताएं क्या है। तो सरकार की सीमित भूमिका और जन सहमति से आधारित सत्ता, मतलब जो उन लोग की बाई बात बताई नहीं, या बाई बात है कि सरकार के ज्यादा कोई लेनो देनो नहीं होना चाहिए, जनता का थम के रहनी चाहिए, सत्ता है बा रहनी चाहिए। अगला है रूसो की प्रमुख किताब का नाम क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने जो रूसो है उसकी प्रमुख किताब का नाम है, क्या नाम है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगले वाला है रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा क्या है। तो सामान्य इच्छा क्या होती है रूसो के अनुसार, मतलब संपूर्ण समाज की सामूहिक नैतिक इच्छा, मतलब कोई ऐसा को काम हो जिम सारो समाज राज्य हो, सारो कोई भी काम है, जैसे थारा गांव में एक मंदिर बनाना है ना, या ऐसे मतलब ग्राउंड को निर्माण करना, मंदिर बनाना, तो फिर भी कोई लोग क्या अलग अलग रहे उसके, लेकिन बच्चा के लिए खेलने के लिए ग्राउंड बनाना या फिर कोई स्कूल को निर्माण करना, तो सारे समाज की भलाई है, सारो समाज के कर वो एक जगह इकट्ठो होके भाई खदे को कि विधायक जी मार दो ई कोना बना दो, आ खाली जगह पड़ी है, कोई काम को नहीं है, एक अंदर के बनाओ खेल मैदान बना दो। तो यही है, इसी को क्या कहा जाता है, सामान्य इच्छा के नाम से जाना जाता है, जिसमें संपूर्ण समाज की क्या इच्छा होती है, नैतिक इच्छा होती है। अब तान खेल मैदान याद कर लेना है, सारा सामान्य इच्छा को प्रश्न आ जाना। अगला क्या, सामान्य इच्छा और बहुमत की इच्छा में क्या अंतर होता है। तो सामान्य इच्छा में नैतिकता होती है और बहुमत की इच्छा मात्र संख्या होती है। तो क्या फर्क हो सामान्य इच्छा में क्या होता है आपके सामने, जो सामान्य इच्छा में जनता है ना राज्य होके हाँ भरेगी, और के है बहुमत की इच्छा के है कि मान ले 10 जना नाराजी तो भी कोई दिक्कत को नहीं, 20 जना राजी 10 जना नाराजी 30 जना, तो क्या जगो बहुमत की इच्छा के अनुसार बात चीज मान ली जाएगी। समझ में आ गई था। और जो सामान्य इच्छा में क्या हर व्यक्ति खुश, जो बेंथम मिल कौन थे, तो जेरिम बेंथम को किस सिद्धांत का आपके सामने समर्थक माना जाता है, तो उपयोगितावाद के सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। किसको, जेरिम बेंथम को। तो जेरिम बेंथम ने किसका सिद्धांत दिया था, उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था आपके सामने। अगला प्रश्न क्या, सुखवादी मापन यंत्र क्या, सुखवादी मापन यंत्र क्या होता है, वह प्रक्रिया जिससे सुख दुख को मात्रात्मक रूप में मापा जाता है। सुखवादी मापन यंत्र क्या है, वो प्रक्रिया जिनके सुख और दुख ने क्या करो जाए सिर्फ मात्रा के रूप में नाप लियो जाए। समझ में आ गई था। अगले वाला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार नीति का उद्देश्य क्या होता है। बेंथम ने क्या बताया था, नीति क्या होती है, अधिक से अधिक लोगों के लिए अधिकतम सुख मिलना, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुखीकरण को सिद्धांत दिए हुए। तो ये क्या बेंथम के अनुसार क्या नियम था कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको क्या सुख पहुंचाने का कार्य किया जाए, उसी को क्या कहा जाता है, बेंथम की नीति के अनुसार जाना जाता है। जेएस मिल की प्रमुख किताब कौन सी है, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी क्या है, जो आपके सामने जेएस मिल है उनके द्वारा किताब लिखी गई है, क्या नाम उनका, ऑन लिबर्टी है, वो जेएस मिल है उनके द्वारा किताब लिखी गई है। और ये किताबा का नाम कौन बता रहे, पढ़ लियो, आऊंगा एक काल प्रश्न दो। अगले वाला है, मिल के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है। तो जेएस मिल ने स्वतंत्रता की क्या परिभाषा की, जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचे तब तक किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब थे पढ़ाई कर रहे हो, समझ में आ गई, थे धीरे धीरे बोल रहे हो, थारा घना कोई को नहीं, समझ आ गई, बोल के पढ़ रहे हो, थारा घना कोई को नहीं, तो यो क्या थारी स्वतंत्रता है। समझ में आ गई। अब क्या थारी सिस्टर भी थार घना पढ़ाई करने लग रही है, और थे बोल के पढ़ रहे हो, थारी सिस्टर ही थार चटू दी, क्यों, चुपचाप होके कौन पढ़ो जाके, मैं भी तो पढ़ूँ, तो उठे क्या होगी, थारी स्वतंत्रता भंग होगी। क्यों, क्योंकि थारी सिस्टर की स्वतंत्रता भंग हो रही है, वो क्योंकि तो स्वतंत्रता है दिमाग मतलब अच्छे से पढ़ाई करना। समझ पा गए ना। तो यही है स्वतंत्रता क्या होती है, जब तक किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हो तब तक मतलब कोई भी व्यक्ति, जब तक आप स्वतंत्र हो जीवन में, जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को क्या मानते उसका सामने वाले व्यक्ति का कोई नुकसान न हो।
मील और बेंथम में क्या अंतर है? तो मील और बेंथम ने क्या सिद्धांतों में अंतर बताया है? मील गुणात्मक सुख की बात करते हैं और बेंथम है वो मात्रात्मक। फर्क क्या है? जेएस मील वो कहें कि बात करें गुणात्मक। गुणात्मक के भाई कोई आदमी है ना, कोई आदमी मैं बता देशु था, एक थे डॉक्टर का दवाई लेने गया थारे के और सिर में दर्द होने लग रहे हो तो थे दवाई लेने चला गया। अब दवाई लेने तो चला गया तो डॉक्टर था दवाई लिख दी और थे के लिए थारा आराम आपको, फिर के दो एक दिन तो आराम रही हो दवाई लेता दिन, फिर क्यों वो थारा वापिस दर्द होना शुरू हो। तो यो कौन सो, यो सिर्फ मात्रात्मक खुशी थी था, सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में खुशी मिली सीमित समय तक। अगला सिद्धांत के गुणात्मक क्यों वो थे, कोई आयुर्वेद मतलब कोई दूसरा डॉक्टर कन गया वो दो गोली दी दवाई ली और थारा मतलब उसके बाद में कोई दर्द को नहीं है, तो वो कौन सो गुणात्मक सुख की बात की गई है। मात्रात्मक क्यों है कि कोई मात्रा की बात की, जब भाई इतनोक है इतनोक सुख मिल रही है बात चीज है। गुणात्मक क्या है? संपूर्ण रूप से थाने सुख मिले जा। समझ में आ गई फर्क क्या है? बेंथम मात्रा की बात करी है और जेएस मिल किसकी बात करी है? गुणात्मक सुख की बात करी है। जेएस मिल महिलाओं को समानता के पक्ष में क्यों थे? क्योंकि उन्होंने 10 सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में लैंगिक समानता की बात की थी। तो पहला बात तो वो किताब है या 10 सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, इन अच्छे से याद करो। समझ में आ गई? इसमें क्या था? 10 सब्जेक्शन ऑफ वुमेन नामक एक किताब लिखी गई जिसमें आपके सामने जेएस मिल ने क्या की? लैंगिक समानता। लैंगिक समानता क्या है? महिला और पुरुष बस दोनों की दोनों समान रूप से देखा जाएगा, उस समानता की बात की गई थी किसके द्वारा? जेएस मिल के द्वारा बात की गई थी। अगला क्या है? मिल के अनुसार राज्य का कार्य क्या है? तो जेएस मिल ने क्या बताया? राज्य का क्या कार्य होता है? नागरिकों की जो स्वतंत्रता होती है उसको रक्षा करने का कार्य होता है। तो जेएस मिल ने क्या बताया कि जितने भी जो नागरिक होते हैं भारत में उन सब की सुरक्षा करना किसका कार्य है? आपके सामने नागरिकों की रक्षा करना किसका कार्य होता है? राज्य का कार्य है। अब तो एक बात बताओ, अपने भारत सरकार है वह अपनी रक्षा करे कौन करे? भाई थारा कोई मान लो थारी कोई लड़ाई होगी, कोई था प्रताड़ित कर रहे हो परेशान कर रहे हो तो कौन है? पुलिस है था ना। अगर कोई दूसरे देश को कर रहे हो तो आर्मी अपनी रक्षा करेगी, करे है ना। तो यही है नागरिकों की रक्षा के लिए कौन सी है? स्वतंत्रता की रक्षा का कार्य किसने बताया था? सबसे पहले जेएस मिल ने बताया था। समझ में आ गया अब थारा हर चीज? देखो पर्सन सेम टू सेम आई नहीं जरूरी को नहीं, क्योंकि वो प्रोफेसर वो पेपर बना वो भी रिपेयर ले ई चीज का रिपेयर लेगी, वो भाषा बदलन का है। समझ में? लेकिन चीजें यही होती हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अगला है हेगेल का ऐतिहासिक प्रक्रिया क्या है? तो हेगेल के द्वारा जो ऐतिहासिक प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? द्वंद्वात्मक, थीसिस, एंटीथीसिस व सिंथेसिस के द्वारा। फिर से बताऊंगा भाई, द्वंद्ववाद क्यों है? द्वंद्ववाद के कोई आदमी के दिमाग में ऐसा विचार चल है कि अपना वो काम करना है कि नहीं करना है। जहाँ थे शाम का पढ़ने बैठा पढ़ाई करना शुरू करो तो थारा दिमाग में आई कि अब पढ़ाई तो 10 मिनट पढ़ाई करी पा, थारा मन में के करा पढ़ के गणी देर सुबह पढ़ लेगा आराम से, रील देख लिया, फिर थे रील देखा ना थारा मन में कि रील देखांगा तो फेल भी उसका पिछली बार भी एक बैग लागी। तो या तो थारा दिमाग में द्वंद्व चल रहे है ना, इन्हीं द्वंद्ववाद बोले चाहे। समझ? रील देखनी चाहिए पढ़ाई करनी चाहिए, रील देखनी चाहिए पढ़ाई करनी चाहिए, इन्हीं द्वंद्ववाद के नाम से जाना चाहे। इनके कुछ कॉन्सेप्ट भी थे। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? थीसिस। थीसिस क्या होती है आपके सामने? थीसिस को बोला जाता है धर्मवाद के बारे में, मतलब कोई आदमी के बारे में यह है कि वो धर्म ने एकदम कठोर मन है तो बात थीसिस होगी। एंटी थीसिस के कौन नहीं मन है? धर्म ने बिल्कुल भी। और सी थीसिस को आपके सामने दोनों के बीच की विचारधारा को रखता है। अगले वाला प्रश्न क्या? हेगेल की पुस्तक का क्या नाम है? तो हेगेल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका क्या नाम है? फिलोसफी ऑफ राइट। तो आपको हेगेल की जो पुस्तक है उसका अच्छे से नाम याद कर लेना है, फिलोसफी ऑफ द राइट के नाम से नाम है। क्या नाम है? फिलोसफी ऑफ द राइट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न क्या? हेगेल के अनुसार राज्य क्या है? तो हेगेल ने क्या बताया राज्य क्या है? ईश्वर की धरती का पर मूर्त रूप को किस रूप से जाना जाता है? आपको हेगेल के राज्य के नाम से जाना जाता है। तो ईश्वर की धरती है ऊपर के मूर्त रूप, मतलब हेगेल ने राज्य को क्या बताया? मतलब भगवान है उसका द्वारा राज्य की स्थापना की जाती है, उसका वास्तविक रूप के रूप में राज्य को जाना जाता है। ये किसने बताया था? हेगेल के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास किस पर आधारित होता है? तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कौन सा है? सीधी सीधी बात है, कार्ल मार्क्स को सिद्धांत पूछो गए भाषा बदल के, तो किस पर सिद्धांत हो? वर्ग संघर्ष पे। वर्ग संघर्ष क्यों है? समाज में दो प्रकार का आदमी हुए, एक प्रकार का आदमी क्या? मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर क्या है? एक फैक्ट्री छोड़ो, फैक्ट्री क्यों याद करो, एक दुकान है, क्या की दुकान है? कपड़ा की दुकान है समझ लो। उनके जो मालिक है और उनका नीचे 3 कर्मचारी काम करने लग रहे हैं, है ना। तो अब क्या करोगे? मालिक के सोचोगो हड़कन जितो काम कराए जानो उतनो काम करो सुबह शाम, ताकि अपना 2 रुपया को प्रॉफिट हो, है ना।
तो यही सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था कि भाई जो समाज के अंदर जो पूंजीवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मजदूरों को कभी अपनी पूरी मजदूरी भी नहीं देते हैं और उनसे बहुत अधिक कार्य करवाते हैं। इन्होंने दो वर्गों की बात की, शोषित वर्ग और शोषण वर्ग। शोषित वर्ग कौन है? मजदूरों को शोषित वर्ग माना। और शोषण करने वाले कौन होते हैं? जो आपके सामने जो मालिक होंगे, जो लोगों से काम करवाते हैं, उसको क्या माना जाता है? शोषण वर्ग के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने क्या कहा, इन दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, इसी को वर्ग संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और जो कार्ल मार्क्स है वो क्रांति करने की बात करते थे। वो क्या कहते थे, हमें मजदूरों को हमेशा संगठित होकर रहना चाहिए और कभी भी क्या आए, विकट परिस्थिति आए, कभी भी आपके सामने आपको अगर संगठित होकर संघर्ष करोगे, क्रांति करोगे, तो आप पूंजीवादी से मुक्ति पालोगे। समझ में आ गया आपको सारा कॉन्सेप्ट? अगले वाला है, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? श्रमिकों के श्रम से उत्पन्न वह मूल्य जो पूंजीवादी ले लेता है। मतलब थे कि करो, एक मजदूर आदमी है, ठीक है, वो दुकान को एग्जाम्पल लिया। अब के एक आदमी किसको, रामू है, रामू काम कर रही हो भैया की दुकान पे। अब रामू पूरा दिन में वो मालिक ने कितना रुपया बचा के दिए हैं? 1000 रुपया बचा के दिए हैं। समझ में आ गई था? कितना रुपया बचा के दिए हैं? 1000 रुपया बचा के दिए हैं। वो इतना रुपया का कपड़ा बेचे हैं कि 1000 रुपया मालिक का बच रहे हैं। तो मालिक उन कितना रुपया देगो? 300 रुपया दे देगो। ज़्यादा पुराना आदमी हो तो 400 रुपया दे देगो। तो 600 रुपया बचा लिया ना भाई। 600 रुपया की का नाम से जाने जाए, अतिरिक्त मूल्य का नाम से जाने जाए, जो कार्ल मार्क्स अपनी किताब में कही थी। समझ में आ गई कि श्रमिक जितना श्रम करता है उसमें जो बचता है ज़्यादा पैसा उसके श्रम के अलावा, उसको क्या कहा जाता है? अतिरिक्त मूल्य के नाम से जाना जाता है। अब तो थारा समझ में आ गई होगी अच्छे से। कार्ल मार्क्स की प्रमुख किताब कौन सी है? तो दास कैपिटल है। कार्ल मार्क्स की कौन सी किताब है? दास कैपिटल के नाम से कार्ल मार्क्स की किताब को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दास कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अगला कौन है? कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने धर्म को क्या बताया? जन समूह की अफीम। मतलब जन समूह की अफीम के भाई देखो, तो एक बात छोटी सी, बुरो नहीं मानो तो एक बात बता दूं, धर्म की चीज़ जो है टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोई भी आदमी कन कदे भी गलत कार्य करवाते, मान लो दंगा कहीं देखने मिल जाए, काफ़ी बार क्यों है, कोई ऐ खती, कोई आदमी ने कोई अगर कोई तीख निकालनी हो ना तो क्या करेगा, फलाने का घर में ना वो अया को काम करती हूँ। तो जठे पढ़िया लिखा लोग नहीं हो जो धर्म ने ज़्यादा मानी बा, क्या करी बिना सोचे समझे वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाया वो घर पर हमलो करती हैं, उन्हें बेचारा मारती। वो है ना देखने में ना दंगा ऐ तो है। तो इससे क्यों है, इसको क्या माना है? जनता का जन समूह का अफीम माना है। अफीम खा के इंसान नशो जारून बेरोकून पाटा के काम कर रहे हैं, तो ऐ काम करे धर्म भी। वो इंसान बावड़ो कर दे है धर्म कि अपना के करना चाहिए, के सही है के गलत है, वो बेरोकून पाटन दे। और उस जन समूह जो जनता है उन के कर है, उन पागल कर दे। और एक वजह से बहुत अधिक जो मानवतावाद पर के देखने मिला है, दुर्घटना देखने मिली, दंगा होगा, नरसंहार जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? राज्य का लोभ होना और वर्गहीन समाज का होना। मतलब कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, राज्य का जो अंतिम उद्देश्य क्या होता है, राज्य का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? आपके सामने एक ऐसे समाज की व्यवस्था को बनाना जहाँ पर क्या कोई भी पूंजीवादी व्यक्ति नहीं हो, कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं हो, एक ऐसा समाज हो जहाँ सभी व्यक्ति क्या है समानता के साथ सुख के साथ रह सकें। उसी को क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स के द्वारा अंतिम उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? मेरी वोल्सपेटम कौन थी? तो प्रथम महिला नारीवादी दार्शनिकों में से एक थी। मतलब मेरी वोल्स्ट्रनक्राफ्ट कौन थी? ये महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली प्रथम महिलाओं में से कौन थी? इनको क्या बोला जाता है? नारीवादी दार्शनिकों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है, उनकी किताब की पुस्तक क्या नाम थी? तो ये किसकी बात की जाती है? मेरी वेस्टर्न की बात की जा रही है। तो ए विंडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन्स, तो महिलाओं के जो संघर्ष से संबंधित इन्होंने बात की थी। अगले वाला प्रश्न है, वोल्स्टनक्राफ्ट के अनुसार महिलाओं को शिक्षा क्यों देनी चाहिए? तो वोल्स्टनक्राफ्ट ने क्या बताया कि महिलाओं को शिक्षा क्यों देनी चाहिए? ताकि वो क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और विवेकपूर्ण बन सके। तो वोल्स्टनक्राफ्ट ने क्या बताया, महिलाओं को शिक्षा इसीलिए देनी चाहिए ताकि वो पहली बात तो आत्मनिर्भर बन सकें और खुद की बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ सकें। इसलिए उन्होंने बताया कि महिलाओं को शिक्षा देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला क्या है, वोल्स्टनक्राफ्ट किस अधिकार की मांग करती थी? तो वोल्स्टनक्राफ्ट किस अधिकार की मांग करती थी? महिलाओं के समान अधिकार और अवसर की बात करती थी। किसके लिए बात करती थी? कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, इसके बारे में बात करती थी। कौन? वोल्स्टनक्राफ्ट।
अब अगले वाले प्रश्न है जो सारे जो मिक्स प्रश्नों की बात करेंगे अपन। सबसे पहला है प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा क्या है। तो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य को किस रूप में बताया? ऐसा राज्य जहाँ पर सभी व्यक्तियों को न्याय मिले, शिक्षा मिले और योग्यता के अनुसार क्या वर्ग विभाजन हो। मतलब અહીંયા કોની कि જ્યાં આપણે वंशवाद देखने मिले तो ना जातिवाद पे कि जातिवाद के थो पहले के तो ऋग्वेदिक काल के बाद में जातिवाद शुरू है। पहले तो थो भी कोनी मनुस्मृतियों की शुरुआत देखी जाए जिम के बताई भाई कोई आदमी है अगर वो पढ़े लिखे तो ब्राह्मण बना दियो, अगर भाई लोगों की रक्षा कर ले तो क्षत्रिय बना दियो, जो घरा को जो मतलब समाज का कोई काम कर दे तो अबे शुद्ध वैश्य बना दियो, और जो शुद्ध रह वह क्या क्या करता जो और जो कुछ काम नहीं कर पाता उन्हें शूद्र की परिभाषा दे दी थी। तो इस प्रकार से जो समाज को विभाजन करेगा तो जातिवाद को। लेकिन वर्ग विभाजन के साबुओं वर्ग विभाजन क्या था आपके सामने? वर्ग विभाजन था किसके आधार पे? योग्यता के आधार पे। लेकिन धीरे धीरे भारत में क्या हो जातिवाद वंश के आधार पे होता चला गया और यह बहुत बड़ी समस्या बन गई। लेकिन अरस्तु प्लेटो किसकी बात करते हैं? वर्ग का विभाजन होना चाहिए लेकिन उनके कर्मों के आधार पे, ना कि वंश के आधार पे। अरस्तु और प्लेटो में क्या मुख्य अंतर होता है? प्लेटो आदर्शवादी व्यक्ति हैं और अरस्तु कैसे हैं? व्यवहारवादी आदमी हैं। तो प्लेटो कैसी बात करते हैं? प्लेटो एक ऐसे समाज की बात करते हैं जहाँ पे धर्म की दिखता आपको देखने को मिलती है। आदर्श की बात करेंगे कि बहुत बढ़िया समाज होना चाहिए। समझ में आ गया आपके सामने? वो वास्तविकता से कम उनका लेना देना है। ज़्यादातर बातें वो किसकी करते हैं आपके सामने? आदर्श की बातें वो ज़्यादातर करते हुए दिखाई देते हैं। अरस्तु की बात करें, वहीं अरस्तु कैसे हैं? व्यवहारवादी आदमी। व्यवहारवादी आदमी कौन होता है? जो किसकी बात करता है? जो आपके सामने बातें करता हुआ दिखाई देता है व्यवहार की, कि इंसान ने कहीं रहना चाहिए, अपना जो व्यवहार है उसका जो उसकी वास्तविकता उसके बारे में बात की है अरस्तु ने। होब्स, लॉक व रूसो की प्राकृतिक अवस्था में क्या भिन्नता थी? तो होब्स किसकी बात करते थे? आजरकता की। सभी जो समाज के जो लोग हैं वो आपस में क्या करते रहते हैं? लड़ाई वगैरह करते रहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? आजरकता के नाम से जाना जाता है। लोग किसकी बात करते थे? जो लोग शांतिपूर्ण रूप से समाज में आगे बढ़ने की बात करते थे। तो जो लोग ने किसकी बात करी? शांतिपूर्ण समाज की बात की। और होब्स ने किसकी बात की? आजरकता की बात की। अगला क्या है? रूसो किसकी बात करते थे? स्वतंत्रता से भरी। मतलब रूसो ने किसकी बात की? स्वतंत्रता कैसे मिले लोगों की, इसकी बात की थी। अगला क्या? बेंथम और मिल में सुख की परिभाषा में क्या अंतर है? तो बेंथम ने सुख की परिभाषा का क्या बताया? मात्रात्मक होती है। बेंथम के अनुसार जो सुख होता है वो कैसा होता है? मात्रा में मिलता है। और मिल ने कैसे बताया? गुणात्मक रूप से बताया। तो ये तो मैंने पहले प्रश्न करवा दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में नहीं बताऊंगा। मार्क्स के विचारधारा को क्या कहा जाता है? मार्क्स की विचारधारा को कहा जाता है ऐतिहासिक भौतिकतावाद। मतलब इन्होंने क्या किया? समाज के अंदर एक ऐसी विचारधारा स्थापित की जिसमें हर व्यक्ति को क्या मिले? समानता मिले। जो इन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों के हक की बात की, वरना कोई समाज में मजदूरों के हक की बात नहीं करता था। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में मजदूरों को हक दिलाने का कार्य किया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। रूसो किस प्रकार के लोकतंत्र को मानते थे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। तो रूसो की क्या धारणा थी लोकतंत्र के प्रति? कि ऐसे लोकतंत्र का निर्माण करना जहां पर प्रत्यक्ष हो, जनता के हाथों में जो शक्तियां हैं वो देखने को मिले। समझ में आ गया आपको? जनता के हाथों में शक्तियां देने पर विश्वास करते थे रूसो। वोल्स्टनक्राफ्ट किस युग की विचारधारा थी? तो आपसे प्रबोधन, इनलाइटनमेंट की। ऐसा समय, इनलाइटनमेंट क्या होता है? ऐसा समय जब लोग हैं वो एक जागरूकता के दौर से गुजर रहे हैं। समझ में आ गया? जैसा ट्रांजैक्शनल फेज नहीं बोला जाता है, जैसे आज के समय आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। ये भी कैसा दौर है? एक जागरूकता का दौर है, इनलाइटनमेंट का दौर है, जहाँ पर क्या है? महिलाएं हैं उनको ज़्यादा अधिकार देखने को मिल रहे हैं पुरुषों से। हेगेल के द्वंद्ववाद पद्धति का प्रभाव किस पर पड़ा? तो मार्क्स के द्वंद्ववाद भौतिकतावाद पे पड़ा। तो जो कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्ववाद भौतिकतावाद की बात की थी उसका प्रभाव पड़ता है हेगेल के द्वंद्ववाद पद्धति पर। तो यह आपके सामने जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट टाइप मैंने करवा दिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कोई भी चीज़, कोई भी अगर आप अमेजोन जो फ्लिपकार्ट मंत्रा से खरीदना चाहते हो, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का लिंक दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? कोई भी चीज़ है वो खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।